नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी की क्लासेस चल रही थी और हमने जो पिछली 2 क्लासेस करी हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरी क्लास में हम लोग एंटर हुए हैं। पिछली क्लास में हमने कई सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया था कि ये कंसेप्ट सारे ITI और नॉन ITI दोनों स्टूडेंट्स के लिए, इवन जो किसी भी प्रोफेशन में है या किसी प्रोफेशन में जाने का प्लान कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोगों के लिए ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ITI स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो क्लासेस हमने पिछले सेशन में की थी और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इस क्लास को आगे लेके चलेंगे। हमने पिछले सेशन में आपसे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे क्या होता है एथिक्स, क्या है वैल्यूज, क्या है नॉर्म्स, क्या होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट क्या है, ठीक। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या होती है, फिर हमने आपके साथ और भी मतलब जैसे धर्मा है वो भी डिस्कस किया, बट लास्ट में हमने जो धर्मा है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में ही डिस्कस करते हुए आपसे ये वादा किया था कि हम जब भी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो हम इस शब्द को, इस वर्ड को आपको और डिटेल में समझा देंगे, ताकि जो एक ह्यूमन होने के नाते या भारतीय समाज में एक भ्रांति जो फैली हुई है कि धर्म शब्द अगर है तो उस शब्द का एग्जैक्ट मतलब लोगों का यही होता है कि मजहब या किसी संप्रदाय से रिलेटेड है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि धर्म शब्द का जो आया है ये आज का शब्द नहीं है, ये सदियों पुराना शब्द है, और ये शब्द जहां से आया है, जो इसका सोर्स है, उस सोर्स के आधार पर आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 2 से 3 से 5 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझ लें, ताकि हम जब भी कहीं भी जाएं या हम किसी के सामने अपना कोई भी वक्तव्य दें या फिर हम किसी के सामने कोई चीज प्रेजेंट करें या किसी की चीजों को सुने, तो हम ये प्रेजुडाइज्ड होकर ना सुने कि धर्म शब्द अगर कोई बोल रहा है तो इसका एग्जैक्ट मतलब मजहब या कहीं ना कहीं किसी पंथ या संप्रदाय से ही होगा, ठीक है। उसका मतलब क्या एक्चुअल है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जैसा बताया कि धर्म शब्द का मतलब हम लोग को आज सबसे पहले अच्छे तरीके से समझ लेना है, ताकि हम लोग कहीं भी किसी भी जॉब में जाएं तो हमारे पास ये क्लैरिटी रहे कि हम जिस भी चीज को करने जा रहे हैं या जॉब भी करने जा रहे हैं वहां पर अगर इस शब्द का कहीं भी मतलब आता है तो उसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है, ठीक है। तो धर्म शब्द है ना, तो धर्म शब्द का जो मतलब एग्जैक्ट होता है जो विभिन्न स्रोतों से, जैसे सबसे जो आपके ऑथेंटिक सोर्स आप लोग मानते हैं महाभारत, रामचरितमानस, जो बेसिकली भारतीय समुदाय में माना जाता है, भारतीय परंपराओं में जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो खासकर हिंदू धर्म में महाभारत है, रामचरितमानस है, मनुस्मृति, ये सारे जो हैं वो काफी प्राचीन और काफी ऑथेंटिक सोर्सेज माने जाते हैं। तो उन सोर्सेज के आधार पर जो धर्म शब्द का मतलब होता है उसका मतलब होता है स्व कर्तव्य पालन, मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है, ठीक है, स्व कर्तव्य पालन। तो इस शब्द का क्या मतलब हुआ, स्व कर्तव्य। धर्म शब्द का मतलब क्या हुआ, अपने कर्तव्यों का पालन करना, ना कि किसी मजहब, किसी रिलीजन से रिलेटेड है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है जो विभिन्न स्रोतों से हमें पता चलता है, अपने कर्तव्यों का पालन करना, स्व कर्तव्य पालन इज कॉल्ड धर्म, ठीक है। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे मातृ धर्म, ठीक है, मातृ धर्म क्या होता है, ठीक, मातृ धर्म, फिर पितृ धर्म, आपने सुना होगा ये सारे शब्द, है ना। इसके आगे जो धर्म लिखा होता है ना, या राज धर्म, है ना, या पुत्र धर्म, है ना, या वधु धर्म, जो भी जैसा भी जो भी जितने भी आपने ऐसे वर्ड सुने हैं, इसका मतलब होता है जो लास्ट में इसके धर्म लिखा हुआ है ना, इस धर्म का शब्द का मतलब क्या हुआ, इस धर्म का मतलब हुआ कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, ठीक है। मतलब राजा है तो राजा के कर्तव्यों का, जो राजा के दायित्व उनका पालन करे, पिता है तो पिता के दायित्वों का, पुत्र है तो पुत्र के दायित्वों का निर्वहन करना ही आपका धर्म कहलाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके सोर्सेस क्या है, कहां से पता चला, और कुछ एग्जांपल भी हम देखेंगे इसमें। तो इसका जो सबसे पहला सोर्स अगर हम लोग माने तो आप लोग ने महाभारत का सुना ही होगा, है ना नाम। महाभारत ऐसा ग्रंथ है कि सभी ने सुना होगा इसका नाम, और प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, तो इसलिए ये तो आसान है, ठीक है। तो इस महाभारत में श्री कृष्ण जी ने जो है सबसे जो फेमस श्लोक है, आपने सुना भी होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य, क्या श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, ठीक है। तो जब जब धर्म की हानि होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, क्या आपका सुना आपने, यदा यदा ही, ठीक, यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है। इसका मतलब आप लोग
पता ही चल गया कि यदा यदा हि धर्मस्य मतलब कि जब जब, यदा ना जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब जो है धर्म की स्थापना के लिए, तब तब जो है श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हम जो है धर्म की स्थापना के लिए इस संसार में, इस युग में जन्म लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, धर्म शब्द का मतलब, यहाँ पर भी धर्म शब्द का मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि जब भी मनुष्य अपने जो बताए गए मार्ग हैं, अपनी नैतिकताओं से विचलित होगा या मनुष्य की अनैतिकता के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, अनैतिक होने लगेगा, उस समय हम जो है वापस से उसको उसके धर्म को याद दिलाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में जन्म लेंगे। एक और श्लोक है, आप लोगों को पता चला होगा, पता ही होगा, है ना, फिर भी मैं उसको जैसे सुनते रहते हैं कई सारी चीजें, ये सारी चीजें हम लोगों के मानव जीवन में बहुत आसानी से सुनने को मिलती हैं, बट होता क्या है कि एक होता है ह्यूरिस्टिक अप्रोच, एक होता है सिस्टमैटिक अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में तो हम लोग ज्यादातर रहते नहीं है, क्योंकि सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब क्या होगा कि हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो हम उसको डीप तरीके से जाकर के देखें। दूसरा ह्यूरिस्टिक अप्रोच होता है कि हम कोई चीज सुनी, बस सुन के उसको उस समय के लिए सुन के फिर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही होता है कि हमने श्लोक सारे सुने हैं, जब उसको डिटेल्ड वो करेंगे, जब उसको सिस्टमैटिक अप्रोच से के थ्रू समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में यहाँ पर ही धर्म शब्द का असली मीनिंग दे दिया है। तो क्या है दूसरा श्लोक कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो परित्राणाय साधुनाम मतलब जो साधु हैं, जो अच्छे कर्तव्य करने वाले लोग हैं, उनका भला करने के लिए, उनका हित करने के लिए, और जो विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, जो बुरे कृत्य करने वाले लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा कि हम वापस से इस युग में संभवामि, हर युग में हम जो है धरती पर जन्म लेंगे। तो एक तो श्लोक आपको ये समझ में आ गया कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृता और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक आपने रामचरितमानस सुना होगा, है ना, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस में भी क्या है, तुलसीदास जी ने क्या बताया है, रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने बताया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। मतलब दूसरों से, परहित माने दूसरों से, दूसरों का हित करने से ज्यादा, या दूसरों का हित करना, परोपकार करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और पर पीड़ा, दूसरों को पीड़ा देना से बड़ा कोई अधम का कार्य नहीं, मतलब कोई भी बुरा कृत्य नहीं है। अगर आप दूसरों का भला कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, और अगर आप दूसरों का बुरा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अधर्मी व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है, तो परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित सरस, इसके आगे हम डैश लगा देते हैं चीजें। अगर आप लोग को पूरा श्लोक जानना है तो आप, जैसे मैंने तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया है, बाकी लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग क्या है एक लिमिटेड टाइम के लिए ही क्लास का वो शेड्यूल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं इस क्लास को बहुत लंबा ले जाने में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आप लोग को इस श्लोक को पूरा जानना है कि क्या पूरा श्लोक है, तो आप लोग इसको जैसे ही गूगल पे इतना शॉर्टकट की भी डालेंगे तो पूरा वो श्लोक आ जाएगा। ठीक है, तो परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ठीक, ये तुलसीदास जी ने बोला, धर्म की परिभाषा दी। एक और आपका ग्रंथ है जिसको हम लोग बोलते हैं मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति, मनुस्मृति में क्या बताया गया, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक या धर्म को मानने वाला तभी कहलाएगा जब वो इन 10 लक्षणों को फॉलो कर रहा होता है। जैसे धृति माने धैर्य रखने वाला, क्रोध ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, अहिंसा वाला, चोरी ना करने वाला, मतलब संग्रह ना करने वाला, इन सारी चीजों को अगर वो फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है, वो धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं मनुस्मृति है, रामचरितमानस है, ठीक है, महाभारत है। ठीक, अब ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि आपका जो धर्म है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन करना। इवन महात्मा गांधी जी ने भी बताया था कि जो है नैतिकता विहीन, अगर आप लोग वो करते हैं नैतिकता विहीन धर्म जो है, या नैतिकता से जो धर्म की जो एक्चुअल परिभाषा है, अगर वो नैतिकता से विहीन है, अगर उसमें नैतिक मूल्य नहीं है तो वो धर्म नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको समझना होगा। जैसे उन्होंने बताया कि नैतिकता विहीन राजनीति मृत देह के समान है ना। तो अगर नैतिकता कहीं भी कमी हो रही है तो चाहे राजनीति में हो, चाहे आर्थिक क्रियाकलापों में हो, चाहे समाज में हो, चाहे सामाजिक क्रियाकलापों में हो, वो सब के सब मृतदेह के समान ही होते हैं। ठीक, तो आज से हम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि धर्म क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है या जो हमारा वर्ड है ये होता है
पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व। ये थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, ब्रॉडर टर्म है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं पर्सनालिटी होती क्या है, ठीक है। किसी भी मनुष्य में उपस्थित उसकी स्थिर विशेषता, है ना, कोई भी क्वालिटी जो किसी मनुष्य में उपस्थित उसकी वह क्वालिटी जो उसको किसी दूसरे पर्सन से या समाज के किसी दूसरे इंसान से क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है, उसको अलग दिखाती है। किसी भी मनुष्य में उपस्थित कोई विशेष क्वालिटी जो उसको समाज के अन्य लोगों से अलग दिखाती है, वो उसकी पर्सनालिटी कहलाती है, ठीक है। अगर हम लोग पर्सनालिटी की बात करें तो ये 3 तरीके के 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक फिजियोलॉजिकल, है ना, या फिजियोलॉजी, ठीक, किसी मनुष्य की फिजियोलॉजी के आधार पर उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल, ठीक है। ठीक है, तीसरा उसके बिहेवियर के आधार पर, ठीक, बिहेवियर, ठीक है, बेस पे, ठीक। तो उसको तीसरा क्या है, बिहेवियर का। तो पहला क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब फिजियोलॉजी के आधार पर, साइकोलॉजी के आधार पर, उसके बिहेवियर के आधार पर उसकी पर्सनालिटी को डिफरेंशिएट या इसकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो फिजियोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोई मनुष्य, उसकी जो फिजिकल फिजिक है ना, फिजिकल जो चीजें हैं उसकी, जैसे वो लंबा है, मोटा है, उसका रंग कैसा है, सफेद है कि डार्क है ना, या उसका विकलांग है, कैसा है, मतलब हैंडीकैप्ड है, कैसा है, वो नॉर्मल है, इस आधार पर अगर कोई भी उसकी फिजिक के आधार पर अगर वो मनुष्य एक इंसान से दूसरे इंसान से डिफरेंशिएट कर रहा है, तो उसका जो आधार है वो कहा जाएगा उसकी फिजियोलॉजी के आधार पर उसकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं एक इंसान से दूसरे इंसान से डिफरेंट है, ठीक। अगर हम लोग साइकोलॉजिकल बात करें, ठीक है, साइकोलॉजिकल आधार पर मतलब उसकी जो भावनात्मक चीजें हैं, जो उसका इमोशंस हैं, जो उसके विचार हैं, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका एप्टीट्यूड है, ये सारे इन आधारों पे, है ना, उसका कहीं ना कहीं सोचने समझने, उसके जो थॉट्स हैं, ठीक है, उन आधारों पे अगर वो डिफरेंशिएट हो रहा है दूसरे से, है ना, उनके अपने विचारों, है ना, जैसे मान लीजिए अपने एटीट्यूड, परसेप्शन, ठीक है, एटीट्यूड के आधार पर, परसेप्शन के आधार पर, थॉट्स के आधार पर, ठीक, थॉट्स के आधार पर, है ना, थॉट्स के आधार मतलब या इमोशंस के आधार पर, ठीक। अगर इन आधारों पर कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य से कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इट मीन्स कि वो साइकोलॉजिकल बेस पर दूसरे मनुष्य से डिफरेंशिएट करता है या दूसरे मनुष्य से अपने आप को डिफरेंट दिखाता है। इन क्वालिटीज के आधार पर अगर हम किसी की पर्सनालिटी को देख रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम साइकोलॉजिकल बेस पर किसी मनुष्य की पर्सनालिटी को आंक रहे हैं। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं बिहेवियरल बेस, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बिहेवियरल आधार का मतलब ये हुआ कि वो मनुष्य का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। बिहेवियर जैसे मान लीजिए वो इंट्रोवर्ट है ना, इंट्रोवर्ट का मतलब कम बोलने वाला, ठीक है, वो इंट्रोवर्ट है कि वो एक्सट्रोवर्ट है ना, वो एक्सट्रोवर्ट है। एक वर्ड और होता है कि वो एम्बीवर्ट है ना, वो एम्बीवर्ट तो नहीं है, मतलब इंट्रोवर्ट मतलब क्या हुआ कि वो बहुत कम बोलने वाला है, एक्सट्रोवर्ट मतलब अपनी चीजों को आसानी से एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है। या एम्बीवर्ट क्या हुआ, एम्बीवर्ट एक नया टर्म है, इसको समझ लीजिए आप लोग। एम्बीवर्ट का मतलब होता है ऐसे मनुष्य जो समय पड़ने पर जहां जरूरत हो वहां पर बात करी, उतना ही बोला और फिर अपना नॉर्मल शांत अवस्था में रहते हैं। जहां जितनी जरूरत है उस हिसाब से अपने आप को अगर अभिव्यक्ति कर रहा है, उस हिसाब से अपनी कहीं ना कहीं चीजों को व्यक्त कर रहा है, इट मीन्स कि वो एम्बीवर्ट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कहा जाए साइकोलॉजी में और फिलॉसफी में ऐसे इंसानों को ज्यादा वेटेज दी जाती है जो जरूरत पड़ने पे बोल रहे है ना। और समाज में भी इन्हीं की एक्सेप्टेंस है। या आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं और अगर आप बिना मतलब के बोल रहे हैं, आप एक्सट्रोवर्ट तो हैं, अपनी चीजों को रख ले रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू है आपकी कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद कम होने लगती है। आपको जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है, जहां पर लगे कि नहीं हमें यहाँ पर बोलना बहुत जरूरी है, वहां पर आपको बोल करके काम चलाना चाहिए। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट ही रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कम ही बोलना चाहिए ज्यादा से। तो इंट्रोवर्ट मतलब जो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो दब्बू है, किस्म का है ना, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। एक इसका बिहेवियर का आधार क्या है कि वो एक्टिव कितना है, एक्टिव है ना, कि लेजी है,
है ना, तो ये भी तो एक आधार होता है, ये भी आधार है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो भी प्रॉब्लम है कि आपसे अदर जो आपके लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे एक कम्युनिकेशन बनाने में या आपसे कहीं ना कहीं वो एक दूसरे में आ जाता है कंपटीशन। तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहने में भी प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा नहीं रहने में। तो हमारे जो मानना होता है कि आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो यू शुड बी न्यूट्रलाइज्ड मोड, ठीक है, आपको तटस्थ रह करके काम करना है। जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही बोलना है, उतना ही काम करना, उतना ही एक्टिव रहना है, तो आप लॉन्ग टर्म तक चीजों में सस्टेन कर पाएंगे, किसी भी जॉब में सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पर्सनालिटी। अब यहाँ पर हमें जो टर्म मिले हैं, देखिए एक ये एटीट्यूड मिला, परसेप्शन मिला, थॉट्स मिले और इमोशंस मिले, ठीक। अब हमको समझना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इन शब्दों का मतलब इसलिए समझना है क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां इन्हीं शब्दों को लेकर के, ठीक है। पूरे समाज में अजीब अजीब भ्रांतियां हैं, लोगों का सोचने समझने का तरीका इन शब्दों को लेकर के बड़ा डिफरेंट है। तो अगर हम वी एज अ स्टूडेंट अगर हम लोग कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो ये हमारी एज एन इंस्टीट्यूट भी जिम्मेदारी है कि हम आपको इन सारे शब्दों से अवगत कराएं, ताकि कल को अगर आपसे कोई इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है और आपको ये चीजें कह रहा है कि नहीं, आप मान लीजिए इसी में एटीट्यूड का मतलब कोई घमंड लेके चल रहा है और आपसे कह रहा है बहुत एटीट्यूड, तो आप उसको समझा सकें कि दिस इज नॉट एन एटीट्यूड, है ना, दिस इज द वे कि हम हमारे सोचने समझने का तरीका है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप उसके सामने सही तरीके से रख सकें, ठीक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला जो टर्म है वो क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड को अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो क्या होता है, एटीट्यूड को अगर हम लोग बात करते हैं तो अभिरुचि, ठीक है। एटीट्यूड को अगर हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो क्या होगा, एटीट्यूड का जो मतलब होता है अभिव्यक्ति होता है, ठीक। एटीट्यूड का मतलब अभिव्यक्ति, एप्टीट्यूड का मतलब अभिरुचि होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभिवृत्ति, ठीक है, एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, अभिवृत्ति। तो एटीट्यूड अब होता क्या है, ठीक, ये समझना। तो अभी हमने जैसे पर्सनालिटी में बताया, पर्सनालिटी में हमने आपसे डिस्कस किया कि किसी भी मनुष्य में उपस्थित वो विशेष क्वालिटी जो उसको दूसरे मनुष्य से डिफरेंशिएट करती है, उसको अलग दिखाती है, वो उसका पर्सनालिटी होगी। अब हम लोग अगर एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड का मतलब क्या होगा कि किसी भी विशेष परिस्थिति में, ठीक है, अगर कोई मैं ही हूं मान लीजिए, आप ही हैं, हम जैसा किसी विशेष परिस्थिति में जो भी हमारा नजरिया रहता है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम इंडस्ट्री में हैं, हम कहीं काम कर रहे हैं और कोई मशीन में ब्रेकडाउन आ गया है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए ऐसे ब्रेकडाउन की सिचुएशन में हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है, हम किस तरीके से हमारा दिमाग चलता है या हम क्या सोचते हैं उस समय, वो जो नजरिया होता है, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। मतलब हम अच्छा सोच रहे हैं, हम उस समय पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, ठीक है। मतलब हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर ये मशीन में डिस्टरबेंस आया भी है तो हम अभी अगर इस पे काम नहीं हो पा रहा है तो हम थोड़ी देर बाद इसमें अच्छे तरीके से और ज्यादा मेहनत से प्रोडक्शन कर ले जाएंगे, या हम किसी दूसरी मशीन पे काम कर लेंगे। तो ये हो गया कि आपका पॉजिटिविटी आपके अंदर है, मतलब आप पॉजिटिव तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप पैनिक कर जाएं, ठीक है। तो दूसरी सिचुएशन क्या हो गई कि निगेटिव एटीट्यूड हो गया, ठीक, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जा रहे हैं। तीसरा क्या है, तीसरा एक और होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बिवेलेंट, ठीक। इसमें क्या होता है कि हम लोग मिश्रित स्टेज में रहते हैं, जहां जरूरत पड़ गई, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव भी रह लेंगे, है ना, अगर दिखता है कि नहीं थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा निगेटिव, ये वाली जो सिचुएशन होती है इसको हम लोग एम्बिवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव रह लेंगे, थोड़ा निगेटिव रह लेंगे, ये वाली जो सिचुएशन होती है इस सिचुएशन को बोलते हैं एम्बिवेलेंट। मतलब अगर किसी मनुष्य का, हम लोग एटीट्यूड को फिर से थोड़ा सा एक लाइन में समझ लेते हैं। एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी विशेष परिस्थिति में, ठीक, कोई भी एक विशेष परिस्थिति है, उस विशेष परिस्थिति में किसी भी मनुष्य का जो दृष्टिकोण होता है, एग्जैक्टली इसका जो मतलब होगा ना, इसका मतलब होता है दृष्टिकोण। अगर हम लोग सही तरीके से इसको समझेंगे तो इसका मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। किसी भी विशेष परिस्थिति में, ये तो चलिए ब्रेकडाउन से रिलेटेड, मान लीजिए कोई खास चीज है, कोई एक सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन हो सकती है ना, पारिवारिक हो सकती है या प्रोफेशनल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी मनुष्य का जो दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण को ही उसका एटीट्यूड बोलते हैं। वो दृष्टिकोण
नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, और तीसरी सिचुएशन, एक और सिचुएशन होती है कि एम्बिवेलेंट भी हो सकता है, जिसमें वो थोड़ा सा पैनिक भी करेगा और लेकिन पैनिक करने के साथ ही साथ वो उसका रास्ता भी सोचेगा और वो सोचेगा किस तरीके से इसको पॉजिटिव वे में आगे लेके चले। तो हम लोग ये समझ लेते हैं, तो हमने एटीट्यूड शब्द का मतलब समझ लिया। अब अगर हम लोग को समझना है तो हम लोग देखते हैं कि किसी मनुष्य में एटीट्यूड को डेवलप करने का, मान लीजिए किसी का दृष्टिकोण ही हमें अगर डेवलप करना है किसी में अपने हिसाब से दृष्टिकोण, जैसे आप कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अगर आपको अपने सीनियर का या अपने जूनियर का दृष्टिकोण बदलना है आपको लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के, तो आप किस तरीके से करेंगे? आपको ये सब सिचुएशन नहीं आएगी तो आपको सर्वाइव करने में मुश्किल होगा। अगर आप अपने जो सीनियर्स हैं उनका दृष्टिकोण या अपने जूनियर्स हैं या कोई भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने में अगर नहीं सक्षम है तो आपके लिए सर्वाइव करना किसी भी इंडस्ट्री में मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो एक क्वेश्चन अराइज यहाँ से होता है, तो हाउ टू चेंज वंस, किसी का भी वंस एटीट्यूड, ठीक है, वंस एटीट्यूड, हम किसी का एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है। अब हमने ये क्वेश्चन सामने अगर हमारे आया तो इसका सोल्यूशन कुछ तो होगा, और इसके सोल्यूशन में आप समझिए कि आपको एक लाइन में समझा दिया जा रहा है, बट इन सारे सोल्यूशन पे कई सारी साइकोलॉजी की, फिलोसफी की बुक्स हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए पहला क्या है, पहला तरीका क्या हो सकता है कि कभी कभी होता क्या है कि एटीट्यूड नेगेटिव होने का एक कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जब हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास अगर ज्ञान की कमी है या सूचनाओं की कमी है, जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई मशीन बनाना नहीं आ रहा है ब्रेकडाउन के टाइम में, तो हम ज्यादा पैनिक कर जाएंगे, हम नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि कोई मशीन अगर खराब हो रही है और उसको इस तरीके से सही किया जा सकता है, तो हम उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होंगे। तो पहला तरीका क्या है, हम एटीट्यूड अगर नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो तरीका क्या है, या किसी के एटीट्यूड को चेंज करना है, कि हम जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के डेटाबेस को, मतलब अपने इंफॉर्मेशन ऑब्लिक नॉलेज को बढ़ाएं, उस विषय में थोड़ा सा वो करें, है ना, थोड़ा सा शोध करें। जैसे हम अभी तक क्या, अभी हमने बताया आपको कि हम लोग ह्यूरिस्टिक अप्रोच में रहते हैं, कोई चीज हमारे सामने हो रही, घटना घटित हो रही है और हम लोग बस वो घटना घटित हो रही तब तक तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया, उसके बाद ये नहीं जाना कि घटना क्यों घटित हुई। तो हमको ह्यूरिस्टिक अप्रोच से अपने सोच को, अपने जो चीजें हैं उसको सिस्टमैटिक अप्रोच में लेके जाना होगा। तो हमें इंफॉर्मेशन और ये जो नॉलेज है इसके डेटाबेस को बढ़ाएंगे तो हम कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो भी हमारा एटीट्यूड है उसको चेंज कर लेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम अपने जो ग्रुप है ना, जो हमारा ग्रुप है, जिस ग्रुप में मान लीजिए अभी हमारा क्या है ग्रुप, कि अभी हम परिवार के साथ ज्यादा रह रहे हैं, ठीक, हम या पारिवारिक चीजों में ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम अपने ग्रुप को एक्सपेंड करें, ठीक, मान लीजिए कि अभी हम बहुत सीमित उसमें हैं, अगर हम अपनी चीजों को एक्सपेंड करेंगे, हम अभी एक जगह पे हैं, ठीक है, अगर हम इन्हीं को करें कि हम ए के साथ भी जुड़ जाएं, बी के साथ भी जुड़ जाएं, सी के साथ भी जुड़ जाएं, डी के साथ भी जुड़ जाएं, तो कहीं ना कहीं, है ना, ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये सारे ग्रुप्स हैं, अगर हम डिफरेंट ग्रुप से जुड़ेंगे तो हमें उनके भाव पता चलेंगे, उनके विचार पता चलेंगे, उनकी समस्याएं पता चलेंगी, सारी चीजें पता चलेंगी। तो ऑटोमेटिकली जो अभी हमारा एक पर्सनल कहीं ना कहीं एक ग्रुप तक हमारे विचार सीमित थे, अब हमने क्या किया है कि अपने विचारों को एक्सपेंड किया है, अपना जो डेटाबेस है या अपना जो ग्रुप है उसको एक्सपेंड किया है। तो हमारे को जब डिफरेंट लोगों से मिलेंगे तो और डिफरेंट विचारों को जानेंगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड चेंज होगा उससे, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरी चीज ये है कि अब तो ये हो गया, एक होता है सोशल प्रेशर में, है ना, जैसे मान लीजिए कि एटीट्यूड चेंज करना है किसी चीज का, अब हमें ये पता है कि डायरेक्टली इसका एटीट्यूड नहीं चेंज किया जा सकता है, ठीक है, तो अभी हमें पता है कि हम अगर किसी का एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसे समाज की एग्जाम्पल दें, ठीक है, सोशल जितने भी वैल्यूज हैं, है ना, सोशल वैल्यूज के आधार पर उनका हम चेंज कर सकते हैं एटीट्यूड, ठीक है, सोशल वैल्यूज के आधार पर हम उनका एटीट्यूड चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं कि हम समाज की जो नैतिकताएं हैं, है ना, उनके एग्जाम्पल के साथ उनके उसको देकर के हम उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। एक तरीका और हो सकता है, ठीक है, अगर हमें किसी का एटीट्यूड चेंज करना है, वो क्या है, वैसे वो तरीका इसी में ही आ सकता है, बट हम उसको सेग्रीगेट तरीके से बता देते हैं, अलग तरीके से बता देते हैं, अलग उस पे एग्जाम्पल पे
बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कई बार देखा होगा कि हम अभी मान लीजिए सोचते हैं कि कोई चीज पर्टिकुलर, या मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छी अभी हम लोग मानते हैं, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक पीना खराब मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे समाज में ये है कि हम कोल्ड ड्रिंक पीना खराब मानते हैं, ये मान लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कल को आपको कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी पर्सनालिटी, जैसे मान लीजिए कोई आपका फेवरेट एक्टर है, या कोई ऐसा फेवरेट डॉक्टर है, या कोई ऐसा फेवरेट पर्सनालिटी है जो आकर के टीवी पे या किसी अन्य सोर्सेस पर आकर के ये आपको बता दे या ये परसुएट कर दे कि नहीं कोल्ड ड्रिंक पीने से ये बेनिफिट्स हैं या ये फायदे हैं, या कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, मैं भी कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज से आप इन्फ्लुएंस होंगे और आप अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे कि नहीं कोल्ड ड्रिंक पीना, हम भी मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आपने उसको देखा जिसको कि आप आइडियल मानते हैं, जिसको कि आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस भी यहां से आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो तरीके हैं ना, ये सारे तरीके ऐसे हैं जिनके आधार पर हम किसी के एटीट्यूड को, और भी तरीके बहुत सारे हैं, और भी परसुएशन है, बहुत सारे मोरल परसुएशन भी है, परसुएशन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके थ्रू हम किसी का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। बट एक जनरल लेवल पे अगर देखेंगे तो ये जो तरीके हैं, इन आधार पर हम आपको किसी का एटीट्यूड चेंज करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है भाई, ये तो चलिए हमने एटीट्यूड चेंज कर दिया, अब चेंज करने के बारे में बात कर ली। अगर मान लीजिए हम चेंज कर रहे हैं तो उस समय हमारे पास भी तो कुछ बैरियर्स आएंगे। ऐसा तो नहीं हम किसी के, आप ही अगर किसी को कोई चीज समझाते हैं तो क्या वो 100% समझ जाता है? नहीं समझ पाता है। उसका कारण क्या होता है, वो क्यों नहीं समझ पाता है, ये हम समझेंगे कि अगर हमें किसी का एटीट्यूड चेंज करना है तो हमें किस तरीके से चेंज करना चाहिए। ये तो तरीका बता दिया, लेकिन प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजों को हमें समझना चाहिए, क्या क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारा समय, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हम किसी का एटीट्यूड बहुत इंफॉर्मेशन देके चेंज कर रहे होते हैं, बहुत नॉलेज देके हमने उसके डेटाबेस को एक्सपेंड कर दिया, बट उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है उस समय पे जब आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ये भी हमें समझने की जरूरत है। अगर हम ये चीजें समझ गए तो हम अपने चीजों को इजीली तरीके से किसी को भी समझा सकते हैं। वो सही चीज है, खराब चीज है, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर हमें किसी के एटीट्यूड को चेंज करना है, अपनी बात किसी तक पहुंचानी है, अपने सीनियर्स तक, अपने जूनियर्स तक, या अपने जो भी हैं, परिवार में है, बाहर है, पर्सनल प्रोफेशन, किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर अगर हमें अपनी चीज को किसी के दूसरे के सामने रखना है तो हमें जानना होगा कि हम क्या क्या चीजों को एटीट्यूड चेंज करते समय यूज ना करें, है ना, ये जरूरी होता है। उसके दृष्टिकोण को अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या क्या चीजों को फॉलो नहीं करना, किन चीजों का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि बैरियर्स क्या क्या होते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ एटीट्यूड चेंज। ठीक, किसी के एटीट्यूड को चेंज करने में ठीक क्या क्या बैरियर्स होते हैं, ये अगर हम जानेंगे चेंज, है ना, तो उसमें बैरियर्स क्या क्या, बैरियर्स मतलब क्या होता है, बैरियर्स मतलब कि क्या क्या रोक है या क्या क्या बाधाएं हैं, हिंदी में इसको बाधाएं बोलते हैं, ठीक। तो एटीट्यूड को चेंज करने में अगर हमें अपनी बात किसी तक पहुंचानी है, ठीक है, तो क्या क्या बाधाएं हैं या क्या क्या बैरियर्स हैं जो हमको रोकते हैं, या जो सामने वाले इंसान जिसको हम परसुएट कर रहे हैं उसको रोकते हैं कि आप हमारी बात ना मानें। पहली चीज ये है कि वो सबसे पहला होता है वर्ड, एक आप ये ध्यान रखिए, रिएक्टेंस। सबसे पहला वर्ड होता है, इसका मतलब होता है थोपना, ठीक, थोपना। जैसे अगर किसी भी सामने वाले को जिसका एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, अगर वो ये समझ गया कि ये जो बंदा है ये मेरे एटीट्यूड को चेंज कर रहा है या मेरे ऊपर जबरदस्ती कोई चीज थोप रहा है, अगर उसके दिमाग में ये आ गया, आपने किसी को इन्फॉर्मेशन देने के क्रम में ये दिखा दिया कि जबरदस्ती आप उसके ऊपर वो चीज थोपना चाह रहे हैं, वो एटीट्यूड आपका उसका एटीट्यूड कभी नहीं चेंज होगा, वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। आप अगर किसी के ऊपर ये दिखाएंगे, किसी का भी एटीट्यूड आप चेंज कर रहे हैं या किसी से भी अपनी बात कह रहे हैं और उसको अगर आपने ये बोल दिया या उसको ये दिख गया कि ये बंदा हमारे ऊपर ये चीज थोप रहा है, आप किसी को अपनी बात समझा रहे हैं और अगर उसको 1% भी फील हो गया कि ये इंसान ये जो चीजें बता रहा है ये सिर्फ हमको बताने के लिए नहीं बता रहा, ये हमारे ऊपर थोपना चाह रहा है, वो जिंदगी में कभी भी आपके बात को नहीं मान सकता, उसका एटीट्यूड कभी भी चेंज हो ही नहीं सकता। तो रिएक्टेंस एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी के ऊपर अपनी बात थोपने का प्रयास करेंगे वो कभी जिंदगी में आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या होता है, दूसरा वर्ड फोरवार्निंग।
जैसे होता है ना, हम लोग क्या होता है कि कई बार किसी का एटीट्यूड चेंज करना है, किसी को अपनी बात समझाने में जा रहे होते हैं। अब होता क्या है कि वो पहले से ही उसको पता है कि ये बंदा अभी आएगा और अभी हमको ये बातें कहेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आप लोगों को पहले से पता होता है कि ये इंसान अभी आएगा, या बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जैसे गार्जियन का ही है ना, कि आपने उनसे कोई डिमांड रखी और आपको पता है कि ये जो है हमको समझाने के लिए ये तरीके अपनाएंगे। अब वो जो तरीके अपनाते हैं, मान लीजिए आपको जो तरीके पहले से पता है कि आपके गार्जियन ये तरीके अपनाने वाले हैं, या आप किसी एम्प्लॉइज, आपका जो जूनियर्स हैं या सीनियर है जो भी मान लीजिए, तो अगर मान के ये चलते हैं कि आपको अगर ये पहले से पता चल जाता है कि आपका जो भी सामने वाला बंदा है वो आपको समझाने आने वाला है या आपको वो ये चीजें समझाने वाला है, ठीक है, तो आप पहले से, आपका जो कॉन्शियस माइंड है या आपकी जो थॉट्स है वो पहले से विकसित हो जाती है कि हमें इसकी बात नहीं माननी, भले ही वो सही बात बताने आ रहा हो, भले ही वो सही चीज समझाने आ रहा हो, बट अगर आपके दिमाग को ये पहले से दिमाग में ये कहीं ना कहीं प्रोसेस हो गया कि ये जो सामने वाला बंदा है ये हमको समझाने आने वाला है, या हमारे एटीट्यूड को चेंज करने वाला है, या हमारे ओपिनियन को चेंज करने वाला है, या हमारे दृष्टिकोण को चेंज करने वाला है, तो ये 100% होता है कि ये पहले से पूर्वानुमान इसको बोलते हैं। अगर आपने पूर्वानुमान लगा लिया कि हमारे इसको ये चेंज करने वाला है, ठीक है, हमारे एटीट्यूड को, तो वो जिंदगी में कभी भी उसका एटीट्यूड आप चेंज नहीं कर सकते, उसका दृष्टिकोण आप कभी चेंज, उसके विचार चेंज कर ही नहीं सकते किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये अवॉइड करना है कि जिसका भी आप एटीट्यूड चेंज करने जाएं उसको कभी भी आभास मत होने दें पहले से कि हाँ आपका कुछ भी ऐसा आप करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट होता है सेलेक्टिव अवॉइडेंस। सेलेक्टिव अवॉइडेंस, ठीक। अब हमारा दिमाग क्या होता है, दिमाग क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके फॉर एग्जाम्पल कि हमारे परिवार में अगर मान लीजिए कि किसी का, जैसे मान लीजिए ट्रेंड होता है, सबके फैमिली में होता है कि पॉलिटिकल माइंडसेट सबके परिवार का होता है, जैसे कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी पार्टी को, वो परिवार में बचपन से ही हमें जो हमारी पॉलिटिकल चॉइस होती है वो बाय डिफॉल्ट हमें हमारे गार्जियन से ही मिल जाती है। किसी को बीजेपी ज्यादा पसंद है, किसी को कांग्रेस, तो जो उसके गार्जियंस को पसंद है वही उसको कहीं ना कहीं उनके बच्चों को भी, बहुत कम परिवार में होता है कि उसका दृष्टिकोण चेंज हो। अब एक कंडीशन मानते हैं कि अगर हमारे परिवार में या हम ये मानते हैं कि ये बंदा खराब ही है, ठीक है, या ये बंदा अच्छा ही है, अगर हमने पहले से मान लिया कि हमारे दिमाग में पहले से फितूर है कि ये बंदा या ये पार्टी या ये फलाना जो कंपनी है ये पहले से खराब है, ठीक है, या ये मशीन पहले से खराब है, या ये इंसान पहले से खराब है, अगर ये दिमाग में हमारे पहले से है, ठीक, तो ये 100 नहीं 200% श्योर मानिए कि आप कभी भी, जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि कुछ एड्स ऐसे होते हैं टीवी में, है ना, जैसे जो लोग मसाला नहीं पसंद करते हैं या जो लोग ये तंबाकू इसका सेवन नहीं पसंद करते हैं, तो वो लोग जनरली क्या करते हैं कि जब भी वो कोई अगर टीवी में कोई भी प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो अगर इसका एड आता है और उनके पास स्किप करने का ऑप्शन है तो वो लोग फटाक से स्किप कर देते हैं। उसका कारण ये होता है उनको पहले से पता होता है कि यार ये फालतू की चीज ही समझाएगा हमको, ये मेरे दिमाग को चेंज करने की कोशिश करेगा, इससे अच्छा इसको हटा दो तुरंत, तो वो उसको अवॉइड करने को सोचेंगे, ठीक है, वो उसको हमेशा ये कोशिश करेंगे कि इसको हम अवॉइड करें, जो भी वो उनको ये लगेगा कि ये हमारे मतलब चीज नहीं, या हमारे विचारों के अगेंस्ट ये चीजें दिख रही हैं, या हम जो चीजें सोचते हैं उससे ये चीजें मैच नहीं कर रही हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो अवॉइड करेगा। तो अब अगर अवॉइड करेगा तो कभी भी आप परसुएट कर ही नहीं सकते हैं उन लोगों को, ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक तरीका होता है परसुएशन, है ना, एक तरीका जो होता है हम लोग बहुत जगह ये सुने भी होंगे सब, है ना, परसुएशन, ठीक, परसुएशन का मतलब होता है मनोनयन, है ना, या वो बोलते हैं, ठीक है, मनो, ठीक। अब परसुएशन का मतलब, हम परसुएशन का मतलब ये अनुनयन कर लें इसको, एक इसका हिंदी और, है ना, अनुनयन या अनुमोदन भी होता है, ठीक है, इसका मतलब अनुमोदन, ठीक। अब मान लेते हैं ये जो तरीका होता है परसुएशन, ठीक, परसुएशन का तरीका ये होता है कि परसुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी से बहुत पोलाइटली, बहुत रिक्वेस्ट फॉर्म में हम कोशिश करते हैं कि अपनी बात मनवाएं। कोई प्रोडक्ट हमें किसी को बेचना है, सर्विस सेक्टर में हम काम करें, कोई प्रोडक्ट बेचना है, हमने उसको पूरी बात समझाई और उसके बाद हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे वाला प्रोडक्ट ले ले, ठीक, तो हम उससे क्या कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं, तो अनुमोदन कर रहे हैं उससे कि भैया ये चीज हमारी कर लो, किसी से कोई बात मनवानी तो अनुमोदन कर रहे हैं। अगर ये अनुमोदन, ठीक है, ये जो परसुएशन है, मान लेते हैं ये जो परसुएशन होता है, अगर ये परसुएशन डायरेक्ट होगा,
ठीक है, ये बहुत डैम श्योर बता रहे हैं, और ये इनडायरेक्ट। तो अगर ये परसुएशन डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट अगर हम किसी से कहेंगे कि भैया हमारी बात मान लो और ये प्रोडक्ट खरीद लो, या अपने सीनियर से कहेंगे भैया हमारी बात मान लो और हमारा ये फलाना काम कर दो, या हमारे ये प्रोडक्शन इतना बढ़ा लो, वो कभी नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वो कभी भी नहीं बढ़ाएगा। आप ये लिख लीजिए, आप किसी से डायरेक्ट कोई काम कह दीजिए, वो 99% है कि वो नहीं करेगा, 1-8% हो सकता है कि कर दे, वो आपको वो भी बहुत सम्मान कर रहा होगा तो कर देगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट के केस में 99% ऐसा सिचुएशन होती है कि वो बंदा आपकी बात नहीं मानेगा। आपको अगर कोई भी चीज अपनी उससे फॉलो करानी है, या उसके दृष्टिकोण को चेंज करना है, या उससे अपनी बात मनवानी है, उसके विचारों में चेंजेस लाने हैं, या उसको कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है, तो उसके केस में आपको इनडायरेक्ट उसके दिमाग पर कहीं ना कहीं उसके विचारों पर प्रभाव डालना होगा। डायरेक्ट कभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। इनडायरेक्ट वे में अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो इजीली आप कोई भी विचारों को चेंज करना चाह रहे हैं किसी के, तो इजीली आप चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द मतलब हम लोग जो ये चीजें देख रहे हैं, दीज आर द बैरियर्स जो हमारे को किसी भी एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, एक होता है ना एक और मानते हैं लोग। ठीक है, एक वर्ड और होता है इनोक्यूलेशन। ठीक है, एटीट्यूड इनोक्यूलेशन है ना, इनोक्यूलेशन भी लिख देते हैं उसको, इनोक्यूलेशन। अब आपने एक वर्ड सुना होगा टीकाकरण करना। टीका लगाना मतलब कहीं ना कहीं आप बचपन में सुने ही होंगे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम तमाम गवर्नमेंट चला रही है, और लोग अब तो सभी लोग लगवाने लगे बच्चों को। तो वो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं या वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन का काम क्या होता है? वैक्सीनेशन का काम क्या होता है? किसी भी बीमारी को से बचने के लिए, या किसी भी बीमारी को उसने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, ताकि कोई भी और चीज उस पर इम्पैक्ट ना पड़ सके, वो बीमारी उस पर इम्पैक्ट ना कर पाए, या कोई और भी उस पर अटैक ना कर पाए, है ना, कोई और वायरस या कोई भी चीज उस पर अटैक ना कर पाए, इसलिए उसने इंजेक्ट कर दिया, है ना, इंजेक्ट कर दिया। तो अब उस पे जैसे मान लीजिए कि बीसीजी टीका लगा, तो अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं कहा जाए कि टीबी के प्रभाव से वो एक हद तक दूर रहेगा, अगर उसको प्रॉपर बीसीजी टीका लगा। तो टीका लगने का मतलब क्या होगा? इंजेक्ट करके ऐसी चीज इंजेक्ट कर दी है जिससे कि टीबी का जो वायरस है या टीबी का जो भी प्रभाव है वो अब बच्चे पर आने के चांसेस रेयर हो गए। ठीक, अब इनोक्यूलेशन अगर एटीट्यूड के केस में हो चुका है, मान लीजिए जैसे आपने आईएस एक एजेंसी सुनी होगी, वो क्या करती है कि जो नए बच्चे होते हैं मुस्लिम्स, या कुछ भी ऐसे बच्चे जो कि मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए थोड़ा सा आक्रोशित रहते हैं या क्रोधित बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा अपने नेशन को, अपनी कौम को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं और उनको इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट का मतलब ये होता है कि उनके अंदर वो भाव पैदा कर देते हैं कि आपका दुश्मन है, तो आपको अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए भले आपको भी खत्म होना पड़े तो आप उसमें पीछे मत हटिएगा। तो उनका जो इनोक्यूलेशन होता है, उनका जो एटीट्यूड उन्होंने उसके अंदर भर दिया, उसका जो दृष्टिकोण भर दिया है, वो दृष्टिकोण आपके लिए चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। वो दृष्टिकोण चेंज नहीं कर सकते आप, वो दृष्टिकोण चेंज करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एटीट्यूड इनोक्यूलेशन है तो आप दृष्टिकोण एटीट्यूड चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी के अंदर कोई भाव इस तरीके से भर दिया गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए आप नहीं चेंज कर सकते, तो नहीं कर पाएंगे आप चेंज। ठीक है, अब ये भी हमें ये देखना होता है कि उसके अंदर किस लेवल तक भरा गया, किस लेवल तक उसका एटीट्यूड स्ट्रांग है। अगर बहुत स्ट्रांग उसका थॉट है, बहुत स्ट्रांग दृष्टिकोण है, तो एटीट्यूड चेंज करने का आप मत सोचिए। ठीक है, तो अगर देख लेते हैं कि इस तरीके से इंजेक्ट किया गया है, इस तरीके से एटीट्यूड का मतलब उसके अंदर प्रभाव है, तो आपको चेंज नहीं कर पाएंगे आप चेंज उसका। ठीक है, तो ये भी एक बैरियर्स में आता है। ठीक, तो हमें अगर चेंज करना है तो हमें इनडायरेक्ट वे ज्यादा सुटेबल लगता है, और उसके इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं, उसके जो है ग्रुप्स को चेंज करें, तो हम आसानी से उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। अब एक वर्ड हमने ये देखा है, तो एटीट्यूड हो गया। एक वर्ड होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस ना, डिसोनेंस भी बोलते हैं। ठीक, डिसोनेंस का मतलब होता है विसंगति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विसंगति। और ये कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक। ठीक, संज्ञानात्मक विसंगति। जब आपका एटीट्यूड, ठीक है, जब आपका एटीट्यूड, अब ये क्या सिचुएशन होती है? जब आपका एटीट्यूड और आपका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, बिहेवियर जो होता है आपका, ये दोनों मैच नहीं करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। मतलब आप जो सोच रहे हैं,
वो आप नहीं कर पाते हैं, दैट इज द टाइम जब आप कॉग्निटिव डिसोनेंस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। मतलब आपका जो दृष्टिकोण है वो कुछ कह रहा है और जो आप बिहेव कर रहे हैं वो कुछ और कह रहा है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए आपके कुछ ऐसा काम, जैसे मान लेते हैं कि एक बहुत कुख्यात अपराधी है और वो किसी का मर्डर करना चाह रहा है, या इंडस्ट्री के उसमें ले लेते हैं, इंडस्ट्री के उसमें ये ले लेते हैं कि आप जो है आपने ये बोला कि आज मान लीजिए आपके जूनियर से ये हुआ कि आज कोई काम में कोई गलती हो गई और आपने कहा कि हम इसको आज जो है बहुत डांटेंगे, ठीक। आपका दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि ये बंदे को आज हम डांटेंगे। अब हम डांटेंगे, लेकिन तब तक आपके जो सीनियर्स हैं वो सामने खड़े हो गए आके, ठीक। आप सोच रहे हैं कि इसको डांटें, आप सोच रहे हैं डांटें, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो इसलिए नहीं बिहेव कर पा रहा है क्योंकि वहां पर सीनियर खड़ा है और सीनियर के सामने आप जूनियर को नहीं डांट सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, डिसोनेंस उत्पन्न, विसंगति पैदा हो जाती है कि जब हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर के अनुसार नहीं, मतलब हमारा जो बिहेवियर है हमारे एटीट्यूड के हिसाब से नहीं हो पाता है, या हमारे एटीट्यूड और हमारे बिहेवियर में मिसमैच हो जाता है, तो उस सिचुएशन को, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो कि आप जो सोच रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, आप जो आपके दिमाग में जो आ रहा है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो टाइम होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का, मतलब विसंगति हो रही है, ठीक। और इसको कम करने का तरीका यही है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अपने विचारों को बिहेवियर के हिसाब से मोल्ड कर लें, ठीक है। अपने मूल्यों को ज्यादा वैल्यू दें, तो आपके अंदर ये डिसोनेंस कम होता रहेगा, ठीक। अब अगला वर्ड हम लोग अगर आते हैं, तो अगला वर्ड जो है, इससे पहले अगला वर्ड हम लोग समझते हैं, ठीक है। इससे अगर हम लोग अगला वर्ड देखें तो क्या है, इसका अगला वर्ड है परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन क्या होता है, देखिए वहां पर हमने एटीट्यूड बोला, ठीक, यहां पर परसेप्शन बोला, ठीक। अब परसेप्शन क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारणा, ठीक। अब धारणा, देखिए जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हम जो है हमारा किसी विशेष परिस्थिति में विचार क्या है, या हम कैसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, खराब सोचते हैं, या मिश्रित सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं मिक्स्ड हमारी विचारधारा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, एटीट्यूड और परसेप्शन में। एटीट्यूड और परसेप्शन में जो बेसिक सा मतलब है वो ये है कि एटीट्यूड कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है, मतलब दृष्टिकोण को दर्शाता है, ठीक, दृष्टिकोण को। अब और दृष्टिकोण में भी देखिए परिस्थिति दी है, वो परिस्थिति में ये नहीं बोला है कि आप अच्छा भी सोच सकते हो, खराब भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं। अब उस परिस्थिति में क्या है कि हमने, मेरा दिमाग जो हमारे अंदर आत्मा कर रही है, जो हमारी मन स्थिति कहती है, उस हिसाब से जो हम सोचते हैं वो एटीट्यूड हुआ हमारा सोचने का तरीका किसी पर्टिकुलर स्थिति में या किसी विशेष सिचुएशन में। लेकिन अब यहाँ पर परसेप्शन की अगर हम लोग बात करें तो परसेप्शन में दो पॉइंट आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, समझ में आ जाएगा दोनों अंतर, ठीक है। एग्जांपल क्या है, पहला कि मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, ये मान लीजिए गिलास है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें आधा पानी भरा हुआ है। अब ये गिलास है और ये क्या है, ये पानी है, ठीक। अब परसेप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, दृष्टिकोण क्या बोले, अच्छा इसमें एटीट्यूड में अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एक गिलास का पानी हमारे सामने भरा था ना, अब हमारा एटीट्यूड इसमें क्या बोलेगा, हमारा दृष्टिकोण क्या होगा कि एक गिलास में पानी भरा हुआ है। ये हमारा दृष्टिकोण सिंपल है कि नॉर्मल गिलास में पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग परसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर दो पॉइंट निकलते हैं, ठीक है। परसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर दो सिचुएशन निकलती है। पहली क्या है, पहला हम ये बोल सकते हैं कि गिलास आधा खाली है ना, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं गिलास आधा खाली है, आधा खाली है। लेकिन हम लोग इसके अलावा एक लाइन और भी बोल सकते हैं कि गिलास आधा भरा है ना, गिलास आधा भरा है। तो अब देखिए अंतर क्या है ना इन दोनों में। सिचुएशन दृष्टिकोण की बात करेंगे तो यहाँ पर दृष्टिकोण बिल्कुल सिंपल है कि गिलास में पानी भरा हुआ है, आधा भरा है, पूरा भरा है, इससे मैटर नहीं करता, ठीक। लेकिन परसेप्शन जहां पर ये दिखा रहा है कि हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में
हमारे पास दिए गए विकल्पों में हमारी धारणा या हमारा सोचने का तरीका क्या है, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। और ये किसी भी उसमें हो सकता है कि हमारे पास 2 या 3 विकल्प दिए हुए हैं, उन विकल्पों में हम हमारी धारणा पॉजिटिव है, जैसे अब ये आधा खाली गिलास है, ये कहीं ना कहीं निगेटिव विचार है, लेकिन आधा गिलास भरा है, ये पॉजिटिव विचार है। तो अब हम इस सिचुएशन में, जबकि जनरल सिचुएशन दी थी, इस सिचुएशन में अगर हमारी धारणा ये कह रही है, मतलब हमारा जो परसेप्शन है वो निगेटिव है। ठीक, हमारा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वो है, हम रैंडम कोई सिचुएशन आ गई, ठीक, उस सिचुएशन में हमारा ये मानना है, उस सिचुएशन का कोई मतलब नहीं है, अब गिलास में पानी भरा है खाली आधा, उसका किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारी जो धारणा निकल रही है, हमारी जो विचारधारा निकल रही है, वो ये कह रही है कि हम निगेटिव सोच रहे हैं उसके बारे में। ठीक, जबकि एटीट्यूड के केस में क्या है कि हमारा जो हमेशा एटीट्यूड क्या होता है, कई सारे पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे बनता है, लेकिन परसेप्शन क्या है, जनरल सेंस हमारा बना हुआ है कि हमें हर चीज में हमें निगेटिव ही सोचना है। ठीक, लेकिन एटीट्यूड क्या है, अब देखिए परसेप्शन के केस में हमारा कोई पास्ट अनुभव नहीं है ना इसको लेकर के, लेकिन एटीट्यूड हमेशा डिपेंड करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। ठीक, हमारे जो पिछले अनुभव होते हैं, उन अनुभव के आधार पर हमारा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड दृष्टिकोण तैयार होता है, लेकिन परसेप्शन के केस में हमारे को कोई इसका ऐसी कोई ना फायदा हो रहा था, ना नुकसान हो रहा था, ना कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने तब भी अगर इसके बारे में निगेटिव सोचा, दैट मीन्स हमारा जो परसेप्शन है वो निगेटिव है। अगर हम इसी में पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव है। ठीक, तो जो पुराने अनुभवों के आधार पर, पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर अगर हमारा जो विचार बनता है वो एटीट्यूड कहलाता है, लेकिन जो रैंडमली हमारे मन में विचार आते हैं, दिस इज कॉल्ड योर परसेप्शन। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एटीट्यूड परसेप्शन में सिंपल सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो रिलेशनशिप देख लेते हैं कि क्या हमारे बिहेवियर और हमारे एटीट्यूड में कुछ चेंज है। उससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखते हैं, एक वर्ड होता है थॉट। अब ये क्या है, थॉट का मतलब विचार। ठीक है, विचार क्या है, थॉट क्या हो सकता है। थॉट का सिंपल सा मतलब जो हम लोग समझते हैं ये होता है कि हमारे जो बैक ऑफ द माइंड किसी भी सिचुएशन में, एटीट्यूड में क्या है कि हमने उसको बता दिया कि हमारा ये नजरिया है। ठीक, लेकिन थॉट और एटीट्यूड में एक सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर ये होता है कि एटीट्यूड क्या करता है, हमारे रिस्पॉन्स को दे देता है, मतलब हमें ये जता देता है कि हमारा नजरिया ये है, लेकिन थॉट क्या है, थॉट का मतलब ये कि हमारे बैक ऑफ द माइंड किसी सिचुएशन को देखने के बाद क्या प्रोसेसिंग हो रही है, क्या द्वंद्व चल रहा है, क्या क्या विचार आ रहे हैं। ठीक है, ये होता है थॉट। ठीक, तो जो हमारे किसी विशेष परिस्थिति में या सिचुएशन में जो बैक ऑफ द माइंड हमारे कहीं ना कहीं कहा जाए, बैक ऑफ द माइंड क्या चलते हैं, द्वंद्व चलते हैं, है ना, द्वंद्व चलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व चलते हैं। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड जो हमारे द्वंद्व चलते हैं, थॉट उसको बोलते हैं, विचार वो होते हैं। अब विचार में भी कई तरीके के विचार हो सकते हैं, है ना, विचार में भी कई तरीके के विचार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक विचार ये भी तो हो सकता है कि जजमेंटल विचार हो, जजमेंटल विचार हो, है ना। अब जजमेंटल विचार में क्या होगा, जजमेंटल विचारों में हम लोग मानते हैं कि हमारे दिमाग पहले ही आ रहा है, हमने किसी चीज में देखा और हमारे मन में विचार आया यार ये तो ऐसा ही होगा। अब वो जजमेंटल विचार में हमारा कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, हमारा ओपिनियन कैसा है किसी सिचुएशन में। ठीक, एक तो ओपिनियन मान लिया, दूसरा क्या मान सकते हैं, एक ओपिनियन हो गया कि हमारा इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमारा ओपिनियन पहले ही हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या हो गया, हमारा कोई डिसीजन हो सकता है। हम भी तो हमने ओपिनियन माना, फिर हमने कहा नहीं हम ऐसा ही सोच रहे हैं, ऐसा ही करेंगे, हमारा दिमाग बोलने लगा नहीं ऐसा ही करना है। ठीक है, अब ये करने लगा, भले ही हम वैसा करें नहीं, लेकिन हमारा दिमाग क्या बोलने लगा कि ऐसा ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब जजमेंटल अगर हमारे दिमाग में विचार, डायरेक्ट जो डिसीजंस आ रहा है, डायरेक्ट हमारे दिमाग में रिजल्ट आ जा रहा है, हमने किसी सिचुएशन को देखा और डायरेक्ट हमारे दिमाग में रिजल्ट आ रहा है, मतलब रिजल्ट चलने लग रहा है दिमाग में, प्रोसेसिंग डायरेक्ट हो रही है कि यार ये ऐसा होगा। किसी सिचुएशन देख के ये लगा कि इसके बारे में हमारा यही ओपिनियन मान लिया कि ऐसा ही विचार मान लिया, ये दिमाग में सीधे आ रहा है ऐसे ही ये होगा। ठीक है, तो ये थॉट हो गया। लेकिन अभी हमने इसको अपने कहीं ना कहीं कहा जाए बाहर नहीं प्रदर्शित किया है ना, बाहर प्रदर्शित नहीं किया, दैट मीन्स कि अभी हमारे एटीट्यूड का पार्ट नहीं है।
क्योंकि एटीट्यूड में तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिए। एटीट्यूड में अगर हम देखेंगे तो एटीट्यूड में हमारे तीन चीजें होती है। पहला चीज क्या होती है कि हमारा संज्ञान होता है, संज्ञानात्मक, अभी मैंने बताया ना कॉग्निटिव, तो वो एक होगा कि मतलब हमें उस चीज से रिलेटेड जानकारी होना जरूरी है, तभी हम उस चीज का एटीट्यूड बना पाएंगे, तभी हम उस चीज का दृष्टिकोण बना पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, संज्ञानात्मक हो गया। दूसरा इमोशनल होना चाहिए, मतलब भावना भी उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं जुड़ी होनी चाहिए, उससे कोई ना कोई हमारा भाव भी जुड़ा होना चाहिए। जिस चीज का हम एटीट्यूड बना रहे हैं उसका उससे रिलेटेड हमारे भाव भी जुड़े होने चाहिए। तीसरा एक चीज और होती है इसमें, तीसरा ये होता है कि उसमें हम उसी के हिसाब से बिहेव भी करना चाहिए हमको, तब हम दिखाते हैं कि हमारा ये एटीट्यूड है। ठीक, अगर हमारा बिहेव और हमारा एटीट्यूड मैच नहीं कर रहा है तो कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगा। ठीक, मतलब एटीट्यूड का वहां पर काम नहीं माना जाएगा वो एटीट्यूड। ठीक है, वहां पर तो डिसोनेंस हो जाएगा ना अगर हमारा एटीट्यूड बिहेवियर दोनों चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर संज्ञान भी है, और यहाँ पर मतलब संज्ञान का मतलब क्या होगा कि हमारे पास नॉलेज भी है उससे रिलेटेड, हमारे हम भावनात्मक रूप से उससे जुड़े भी हैं, हम अपनी भावनाओं को उसके साथ जोड़ भी पा रहे हैं और हम उन्हीं के हिसाब से काम भी कर रहे हैं। तो एटीट्यूड का मतलब हो गया कि हम अल्टीमेटली जो हमारा आउटपुट होता है हम देते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया कि अभी हम थॉट में क्या हो गया कि हमारे जो बैक ऑफ द माइंड जो प्रोसेसिंग होती है वो थॉट होती है। तो थॉट और एटीट्यूड में अंतर है, थॉट और दृष्टिकोण में, विचार और दृष्टिकोण में अंतर है। विचार का मतलब हमारे जो किसी सिचुएशन को देख के बैक ऑफ द माइंड जो प्रोसेसिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड विचार। और अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख करके हम क्या रिएक्ट करेंगे, कैसा हम दृष्टिकोण हमारा क्या होगा, क्या हम उसको देख करके उसका बिहेव करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। ठीक, और परसेप्शन का मैंने बता दिया कि किसी भी रैंडम सिचुएशन को देख करके आपकी धारणा जैसी बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, पास्ट एक्सपीरियंस आपका कुछ भी नहीं है, वो परसेप्शन कहलाएगा। ठीक, अब हम लोग अगर अगली सिचुएशन को देखें, इसके अलावा अब हम लोग ने बताया कि जैसे इससे पहले हमने एक चीज और डिस्कस करने को कहा था कि जो आपका एटीट्यूड होता है, ठीक, और जो आपका बिहेवियर होता है, इसमें क्या रिलेशन होते हैं, है ना, ये भी हमें समझना चाहिए कि क्या इसमें कुछ रिलेशन होता है, इसमें कुछ फायदा है एटीट्यूड और बिहेवियर। तो 100% अभी मैंने बताया कि रिलेशन होता है। अब रिलेशन एटीट्यूड और बिहेवियर में कैसा होगा, तो रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक, पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, इसमें भी होता है। पॉजिटिव का मतलब कि जैसा एटीट्यूड वैसा बिहेवियर, है ना, इसको सिंपल से पॉजिटिव मतलब जैसा एटीट्यूड वैसा बिहेवियर अगर हम कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक, जैसा एटीट्यूड वैसा बिहेवियर, मतलब जैसा हमारा जिस सिचुएशन में दृष्टिकोण है वैसे ही हम वैसा आउटपुट दे रहे हैं, या जैसा हम लोग बिहेव कर रहे हैं वैसे ही, जैसा एटीट्यूड वैसा बिहेवियर। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होता है कि ये नेगेटिव में होगा कि ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। ठीक, एक और हमने बताया था, एक होता है एम्बिवेलेंट या मिक्स्ड, है ना। अब उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि हमारा जो एटीट्यूड बोल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि हमारा जो एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से हम पूरा एज इट इज बिहेव ना करें, कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड हम कर दें, बट पूरा ना करें। दिस इज कॉल्ड, मतलब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ये हो गया उसका एम्बिवेलेंट। तो ये रिलेशन होता है उसमें। ठीक, अब हम लोग ने ये चीज समझी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला उसमें टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इससे पहले हम लोग ये उसके पहले क्या समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, अभी हमने एटीट्यूड समझा, परसेप्शन समझा, थॉट समझा, उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट मतलब हित, इंटरेस्ट का मतलब हित। ठीक, अब समझिए कि दिए गए विकल्प, हमारे पास दो या दो से अधिक विकल्प हैं। अब हम उसमें देख रहे हैं कि हमारे लिए ये विकल्प ज्यादा हितकारी है या ये विकल्प हमारे ऊपर ज्यादा सूट कर रहा है हमारे एटीट्यूड के हिसाब से, और हम एटीट्यूड हमारा कहता है कि नहीं ये वाला विकल्प चूज करिए, भले वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, हित का मतलब क्या है, हित का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हमें फायदा ही करेगा। ठीक, हित का मतलब ये होगा कि हमारा दृष्टिकोण, जो हमारा एटीट्यूड है, वो जो दिए गए विकल्प हैं, वो दृष्टिकोण हमारा जो है वो उनमें से जो भी विकल्प चूज कर रहा है, इट मींस कि हमारा दृष्टिकोण है वो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को हमारे लिए अच्छा मानता है, भले ही वो अच्छा हो नहीं, अच्छा साबित ना हो। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो छोटा सा टॉपिक था, इसलिए हमने कहा इसको यहीं पर ही बता देते हैं कि एटीट्यूड के हिसाब से हमने विकल्पों का चयन जब करते हैं, ठीक, एटीट्यूड के हिसाब से
हिसाब से विकल्पों का चयन। ये होता है आपका इंटरेस्ट। ठीक, तो ये आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट हमें क्लियर होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या है हमारा, कहाँ पर एटीट्यूड क्या है, परसेप्शन क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, बिहेवियर क्या है ना, थॉट्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक, तो ये तो समझ लिया हमने। अब हमारे पास ये टॉपिक दिया हुआ है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अभिरुचि। ठीक है, एप्टीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिरुचि। अब समझिए, ये बहुत अच्छा और बहुत सिंपल है, तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा। अभिरुचि का सिंपल सा मतलब होता है कि हर मनुष्य के अंदर, ठीक है, हर मनुष्य के अंदर या तो जन्मजात, ठीक है, या तो जन्मजात और या तो अर्जित की हुई। अर्जित का मतलब जो समय के हिसाब से ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल के माध्यम से अर्जित की हुई। ठीक है, जन्मजात या अर्जित की हुई क्या होती हैं? क्वालिटीज। हर मनुष्य के अंदर एप्टीट्यूड, किसी की अभिरुचि क्या कैसे डिसाइड होती है कि हर मनुष्य के अंदर या तो जन्मजात, या तो बाय बर्थ, या तो टाइम के हिसाब से, बाय द पासेस ऑफ टाइम, वो क्या करता है, कुछ ऐसे क्वालिटीज को या कुछ ऐसे अपने अंदर कहीं ना कहीं कोई स्किल को वो लर्न करता है, जिसके साथ ये स्कोप रहता है। मतलब ऐसी क्वालिटीज, किसी मनुष्य की ऐसी क्वालिटी जो कि उसकी जन्मजात हो या उसने अर्जित की हो, और उन क्वालिटीज के साथ ये स्कोप है कि उनको अगर ट्रेनिंग या उनका अगर डेवलपमेंट किया जाए, उनकी स्किल्स को अगर इम्प्रूव किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा ग्रोम हो सकती है और उस एरिया में वो बंदा अच्छा कर सकता है। ठीक है, उसमें उस एरिया में वो बना सकता है करियर, उसको उसके अभिरुचि बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटीज जो उसके पास या तो जन्मजात होती हैं या उसने टाइम के साथ अर्जित की होती हैं, और उस क्वालिटी के साथ ये स्कोप हो या उस क्वालिटी के साथ ये संभावनाएं हो कि अगर इस क्वालिटी को, इस बंदे की इस क्वालिटी के साथ थोड़ा सा काम कर लिया जाए, या इस बंदे की क्वालिटी को, मतलब इस क्वालिटी को थोड़ा सा निखार दिया जाए, या इस क्वालिटी में थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दी जाए, तो ये बंदा इस एरिया में बहुत अच्छा काम कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। दिस इज द एप्टीट्यूड ऑफ दैट पर्सन। उस इंसान का वो एप्टीट्यूड कहलाएगा जिस क्षेत्र में वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है और थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए और तो वो उस एरिया में अच्छा काम कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड जाने कैसे? किसी की अभिरुचि या किसी का एप्टीट्यूड जानने का 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? ठीक है, एप्टीट्यूड जानने के तरीके। ठीक है, हम इसमें ऐड कर देते हैं एप्टीट्यूड जानने के तरीके। कौन कौन से हैं एप्टीट्यूड जानने के तरीके? तो एक सिंपल मतलब होता है कि एक क्या होता है, जनरल तरीका। ठीक है, जनरल तरीका। एक होता है स्पेसिफिक तरीका। ठीक, जनरल तरीका क्या हुआ कि एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, और स्पेसिफिक तरीका क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हमें किसी का एप्टीट्यूड जानना है कि उसकी किस क्षेत्र में रुचि है, तो हमें जानना ही है, तो हम एक क्या करेंगे, जनरल टेस्ट करा देंगे सारे एरियाज का। ठीक, सभी एरियाज का एक जनरल टेस्ट उससे करा देंगे, सारे क्षेत्र, सारे एरियाज का, मतलब जितने भी एरियाज हुए हैं हर क्षेत्र का एक कंबाइंड टेस्ट करा देंगे। उसका एक कंबाइंड पेपर बनाकर उसका टेस्ट करा दिया, या कंबाइंड कोई भी उससे एक्टिविटी करा ली। ठीक, अब जो कंबाइंड एक्टिविटी हुई, उस कंबाइंड एक्टिविटी में वो जिस एक्टिविटी में, कंबाइंड एक्टिविटी में जिस एक्टिविटी में वो अच्छा काम करेगा, जिस एक्टिविटी में वो बढ़िया काम करेगा, उस एक्टिविटी में बढ़िया काम कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका उसमें जिस एक्टिविटी में वो अच्छा काम करेगा, तो जिस भी एक्टिविटी में अच्छा काम कर रहा है तो ऑलरेडी ये प्रूव हो जाएगा कि उस क्षेत्र में उसकी अभिरुचि है, उस क्षेत्र में उसका एप्टीट्यूड है, उस क्षेत्र में वो विशेषता है उसके अंदर। अब अगर हम उसी क्षेत्र में उसको और थोड़ा सा विशेषज्ञ बनाने के लिए और थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दें, कुछ और डेवलपमेंट का काम करते हैं उसके साथ, तो वो उस तरीके से वो उस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। तो ये एक जनरल तरीका होता है किसी के एप्टीट्यूड को जानने का। एक होता है स्पेसिफिक तरीका। ठीक, स्पेसिफिक तरीका क्या होता है कि हमने एक अभी कंबाइंड पेपर बनाया या कंबाइंड एक्टिविटीज कराई। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम हर क्षेत्र की स्पेसिफिक एक्टिविटी कराएं। जैसे आपने सुना होगा क्लैट
है ना, एग्जाम के रिलेटेड बात कर लेते हैं। वैसे इसमें सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं होता, एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स होता है ना, या आपको म्यूजिक में जाना है तो म्यूजिक में हर तरीके के म्यूजिक अलग अलग उसको उसको सिखाए, उसको बताए, उसको सुनाए या उससे सुने, तो उससे पता चलता है कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है या उसका किस क्षेत्र में उसकी रुचि ज्यादा है। ठीक है, तो मान लीजिए क्लैट का एक एग्जाम आपने सुना होगा, क्लैट का एग्जाम लॉ के लिए करा दिया, तो देखा कि अगर वो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको इस क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए बढ़ा दिया, या फिर मान लीजिए कि उसको यूपीएससी के उसमें कर दिया, है ना, या फिर मान लीजिए उसको इंजीनियरिंग में डाल दिया। तो वो डिपेंड करता है, हमने हर एक क्षेत्र को उसको अलग अलग एग्जाम दिलाए और जिस क्षेत्र में, जिस एक्टिविटी में, हर क्षेत्र में अलग अलग एक्टिविटीज कराई और जिस एक्टिविटीज में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी उसी क्षेत्र में हम उसको क्या करेंगे, उसको हम ट्रेनिंग दे करके उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ा देंगे और उसका करियर डेवलप कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड जानने का तरीका। एप्टीट्यूड जानने के तरीके ये होते हैं। और एप्टीट्यूड क्या होता है कि जन्मजात और समय के साथ अर्जित की हुई किसी मनुष्य की विशेषता जिसको कि ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल के माध्यम से हम उस और आगे तक ले जा सकते हैं या उसको हम डेवलप कर सकते हैं या उस क्षेत्र में उस मनुष्य का या उस बंदे का हम करियर डेवलप कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये एप्टीट्यूड का तरीका हो गया। अब हम लोग अगर अगली बात करें तो अगला टॉपिक आता है जो अच्छा टॉपिक है और जो आज तक आप लोग ज्यादातर सब सुने होंगे, बट आज हम उसका एक्चुअल मीनिंग बताते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पर हम लोग अलग अलग वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, एक होता है ऑनेस्टी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तीन देखिए हमने अलग अलग उसमें ले लिया। तो पहला क्या है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया इंटीग्रिटी, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया प्रोबिटी, और चौथा क्या हो गया, टॉलरेंस। ठीक है, ठीक है, ये टॉलरेंस को इधर अलग उसमें समझा लिया जाएगा। ठीक है, टॉलरेंस में नहीं, अभी इन 3 चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, पहला शब्द हमने क्या बताया, ऑनेस्टी। इसका मतलब क्या हो गया, ईमानदारी। ठीक है, इसका मतलब हुआ ईमानदारी। इसका मतलब क्या हो गया, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी का मतलब। ठीक है, इसका मतलब हो गया सत्यनिष्ठा। ठीक, और इसका मतलब भी कहीं ना कहीं व्यवसायिक सत्यनिष्ठा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। ठीक है, अब समझिए इन तीनों में अभी तक आप लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां थी, सब लोग इसको सेम समझते थे, बट एक्चुअली इन सारी चीजों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इन सारी चीजों में अपने आप में बहुत डिफरेंस है। इसको हम यहाँ साफ लिख देते हैं, सत्य निष्ठा। ठीक, ठीक है। तो अब समझिए ईमानदारी क्या है। ईमानदारी लोग बहुत अच्छा समझते होंगे और जिसके साथ भी शब्द ईमानदारी जुड़ा है तो जनरली हम लोग मानते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, नो डाउट वो अच्छा इंसान है, बट ईमानदारी और उससे भी बड़ी चीजें हैं, ईमानदारी से भी ऊपर की चीजें हैं जिसको कि इंसान नहीं जानता समझता है, बट उससे भी एक लेवल ऊपर की चीजें हैं। तो ईमानदारी एक्चुअली क्या होती है, ईमानदारी का मतलब होता है कि नैतिक मूल्यों या नियमों को मानते हुए नैतिक मूल्यों या नैतिक नियमों, ठीक, या किसी समाज द्वारा बनाए गए नियमों या किसी संस्था द्वारा बनाए गए नियमों को मानते हुए अगर हम कुछ भी ऐसा काम कर लेते हैं, मतलब हम मान लीजिए हम ऐसा कर रहे हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच में आप एक कीपर है और बैट्समैन है और थर्ड अंपायर होता है। ठीक है, और बॉलर, वो तो सारी फील्ड होती है, वो दूर होती है, मतलब जो पास में होते हैं वो विकेट कीपर और आपका बैट्समैन होता है। अब बैट्समैन के हाथ से स्निक लगी, ठीक है, और विकेट कीपर के हाथ में बॉल गई, सिर्फ बैट्समैन को पता है कि हम आउट हैं। थर्ड अंपायर ने भी चेक किया, वो भी नॉट आउट बताया उसने। आपका विकेट कीपर है,
वो भी जान गया कि नॉट आउट है, सिर्फ आपको पता है कि आप आउट हैं, ठीक। उस सिचुएशन में अगर आप नियमों के हिसाब से आप 100% सही हैं, ठीक है। नियम अगर माने तो नियम में आपने थर्ड एम्पायर दिखाया, नहीं माने थर्ड एम्पायर ने अगर आपको नॉट आउट दिया, सारी चीजें हैं, तो आपके नियम के हिसाब से आप बिल्कुल करेक्ट है। आप ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में कि आपने अगर नियम देखा, सारी चीजें सही हैं, तो आप वापस से खेलने लगेंगे। आप बिल्कुल भी नहीं बताएंगे किसी को कि हाँ सच में मैं आउट हूं, ठीक। लेकिन यहां पर क्या किया आपने, मूल्यों और नियमों को तो माना, वहां के जो संस्था ने नियम बनाए थे, जो बनाया कि भाई इस तरीके से आउट देने की प्रक्रिया, अगर आप इस चीज के अंदर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आप खेलिए वापस। तो आप अगर ईमानदार हैं सिर्फ, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जो है झूठ या छिपा ले जाएंगे चीजों को, ठीक है। या कहीं ना कहीं कहा जाए कि आप यहाँ पर छिपा ले जाएंगे, या कहीं ना कहीं कहा जाए कि थोड़ा सा करप्ट हो सकते हैं। नियमों के साथ अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप ईमानदार तो कहलाएंगे। नियमों को साथ, अगर नियमों के अंतर्गत रहते हुए अगर आप कोई कृत्य करते हैं, कोई गलत कृत्य भी आपसे हो जा रहा है, तो आप ईमानदार तो कहलाएंगे, बट उससे एक लेवल की चीज ऊपर होती है, इंटीग्रिटी या प्रोबिटी आपके अंदर नहीं कहलाएगी। क्यों? देखिए, अगर उसी जगह पर आपके पास कोई इंटीग्रिटी वाला बंदा होगा, जिसके अंदर इंटीग्रिटी का वैल्यू ज्यादा हो गया, इंटीग्रिटी का मूल्य होगा, ठीक। आपके अंदर मान लीजिए ईमानदारी का मूल्य है, अगर किसी बंदा, कोई दूसरा बंदा होगा, उसके अंदर अगर इंटीग्रिटी का मूल्य, सत्यनिष्ठा का मूल्य ज्यादा है, तो भले ही थर्ड एम्पायर उसको नॉट आउट दे दे, भले ही उसका विकेट कीपर उसको नॉट आउट दे दे, ठीक। अगर लेकिन इंटीग्रिटी वाला बंदा, वहां पर अगर उसे पता है कि स्नेक लगी है, तो वो वहां पर विकेट मतलब मान लेगा और वापस अपना चला जाएगा पवेलियन। तो यहाँ पर सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी से, ऑनेस्टी से कहीं ना कहीं एक स्टेप ऊपर है, एक स्टेप कहीं ना कहीं एक स्टेप ऊपर मानी जाती है, ठीक, ऊपर। क्यों? अब मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप नियमों के साथ रह करके करप्शन कर सकते हैं, आप गलत काम कर सकते हैं। अगर आप वो कर रहे हैं नियमों के अंतर्गत रह करके, तो आप ईमानदार तो हैं, लेकिन आप इंटीग्रिटी नहीं है आपके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है। लेकिन अगर आप सत्यनिष्ठ बंदे हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, तो आप चाहे कोई वहां पर एक भी बंदा वहां पर ना हो, कोई ना हो, आपके पास ना कैमरा भी ना लगा हो, सारी चीजें आपके पास पूरे ऑप्शंस हैं कि आप करप्शन कर सकते हैं, आप काम चोरी कर सकते हैं, आप समय की चोरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, तो आप कोई भी ना हो, आप अकेले भी हो, तब भी आप सत्यनिष्ठ रहते हुए पूरी मेहनत से, पूरे लगन से, बिना करप्शन किए हुए अपना काम करते रहेंगे। लेकिन आप ईमानदार हैं, सिर्फ आप अगर ईमानदार व्यक्ति हैं, अपने आप को ईमानदार समझ रहे हैं, तो आप, अगर कोई नहीं है व्यक्ति कमरे में, तो आप हो सकता है करप्शन कर लें, आप हो सकता है काम चोरी कर लें, लेकिन आप सत्यनिष्ठ नहीं कहलाएंगे, ठीक। अब अगर हम लोग तीसरी चीज ये बात करते हैं कि ये प्रोबिटी की, ठीक। अब प्रोबिटी क्या होती है? ये तो मान लीजिए सत्यनिष्ठ जो है, इंटीग्रिटी है, वो जनरल लेवल पे बात हो गई, सामाजिक लेवल, पूरे समाज के सामने अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, कहीं भी कोई चोरी या करप्शन या काम चोरी, समय चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो आप सामाजिक रूप से सत्यनिष्ठ हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ वर्क के उसमें बात करें, जो आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर हम सिर्फ बात करें कि हम किसी भी व्यवसाय में हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और उस कंपनी में काम करने के दौरान अगर हमने पूरी तरीके से ईमानदार, क्या कहा जाए, पूरी तरीके से सत्यनिष्ठ हैं, किसी भी एंगल पे हम चोरी या फिर काम चोरी, समय चोरी, ये सब नहीं कर रहे हैं, और हम पूरे 100% सत्यनिष्ठ होकर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल वर्ड जो है फिलोसोफर ने डिजाइन किया हुआ है कि आपके अंदर प्रोबिटी का मूल्य ज्यादा है। मतलब अगर आप वर्क प्लेस पर पूरी सत्यनिष्ठता के साथ काम कर रहे हैं, इट मींस आपके अंदर प्रोबिटी का मूल्य है, और कोई भी नहीं है आपके सामने, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं। आप चाहें तो काम चोरी कर सकते हैं, आप चाहें तो करप्शन कर सकते हैं, आप चाहें तो सारे गलत काम कर सकते हैं, बट आप फिर भी नहीं कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, इसका मतलब आपके अंदर प्रोबिटी का मूल्य ज्यादा है, ठीक है, प्रोबिटी का मूल्य हाई है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स कि आप इन चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपने वर्क प्लेस पे, समाज में किस तरीके से काम करना है। ईमानदार हैं बट सत्यनिष्ठ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलत काम कर जाएंगे। लेकिन अगर आप सत्यनिष्ठ हैं या आपके अंदर प्रोबिटी का मूल्य है, तो आप 200%, प्रोबिटी को हिंदी में हम लोग सुचिता बोलते हैं, ठीक है, प्रोबिटी को हिंदी में सुचिता बोलते हैं। सुचिता का मतलब ये होता है कि पूर्ण रूप से साफ सुथरा,
ठीक, तभी आप कोई भी एग्जाम देखते होंगे कराती है गवर्नमेंट तो बोलती है सुचितापूर्ण ढंग से हमने ये एग्जाम कंप्लीट करा। इसका मतलब कि बिना किसी करप्शन, बिना किसी चोरी के, बिना किसी अनैतिक कृत्य के ये पूरी तरीके से एग्जाम सफल हुआ। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये आपका डिफरेंस तीनों का समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और टर्म्स देखते हैं। और टर्म कौन कौन से हैं, तो इससे और टर्म में क्या है, सबसे पहले आपने देखा होगा एक टर्म एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। ठीक है, एक वर्ड होता है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक, एक वर्ड होता है इन तीनों के अलावा, इन दोनों के अलावा एक वर्ड होता है कंपैशन। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है करुणा। ठीक, एक वर्ड होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस, इसका मतलब होता है सहिष्णुता। सुकरात का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, है ना, उनको सहिष्णुता का कहीं ना कहीं कहा जाए एकमात्र मूर्ति जो मानी जाती दुनिया में, सुकरात को मानी जाती है। ठीक, अब सिंपैथी वर्ड का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। ये चारों में एक इसमें इसलिए कर लिए कि हमें क्लियर रहे कि चारों मतलब है क्या इन चारों का एग्जैक्ट। अब अगर हम लोग एम्पैथी की बात करें, एम्पैथी का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम ऐसा इंसान जो किसी दूसरे की मन है स्थिति, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी मन के अंदर की स्थिति को पहचानने में सक्षम हो जाए तो वो इंसान एम्पैथेटिक कहलाता है ना। एम्पैथेटिक वो इंसान वो कहलाएगा जो किसी दूसरे की मन है स्थिति, मन की स्थिति को जानने में सक्षम होता है। तो कौन कहलाएगा, जो मन है स्थिति को जान लेता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो किसी दूसरे इंसान की मन की स्थिति, मतलब मान लीजिए कोई इंसान किसी की आप मान लीजिए कोई कंपनी आप में काम कर रहे हैं, वहां पर किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, ब्रेकडाउन आ रहा है या किसी को मशीन से चोट लग रही है। चोट लगने के बाद उसको जो दर्द हो रहा है, उस दर्द को अगर आप फील कर पा रहे हैं तो आप कहा जाएगा एम्पैथेटिक हैं। आप एम्पैथी, आपके अंदर एम्पैथी का मूल्य है 100% आपका एम्पैथी का मूल्य। क्यों, अभी एम्पैथी का मूल्य आएगा कैसे, एम्पैथी का मूल्य ऐसे नहीं आता। एम्पैथी का मूल्य आता है पास्ट एक्सपीरियंस से। अगर आपने वो खुद भी फेस किया है कभी, अगर आपने वो दर्द झेला है, इट मीन्स कि आप ही समझ सकते हैं कि उस बंदे को उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कितना दर्द हो रहा होगा। इसका मतलब आप उससे उसके चीजों पे समझ पा रहे हैं, उसके मन के उस समय भाव को, स्थिति को समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, एम्पैथी का बंदा जो होगा वो ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख के भाव को समझेगा। वो कोई बहुत ज्यादा खुश है और आपको भी पास्ट में बहुत खुशी उसी से रिलेटेड मिली, तो आप खुशी में भी उसके मन की स्थिति को जान सकते हैं, सिर्फ दुख में नहीं। तो ये सुख और दुख दोनों में होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये डाउट सबको रहता है। ये सुख दुख दोनों केस में मन की स्थिति को जान लेने वाला ही बंदा क्या है, एम्पैथेटिक होता है। तो जिसको हम लोग समानुभूति, इसका मतलब ही हुआ, देखिए समान, दूसरे के समान जो अनुभूति फील कर ले दूसरे के समान, है ना, इस सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में दूसरे के समान फील कर लेना, दूसरे क्या फील कर रहा है सेम वही फील करने वाला कहलाता है एम्पैथी। दूसरा वर्ड है क्या, सिंपैथी। अब सिंपैथी वर्ड का मतलब क्या हुआ, सहानुभूति। सहानुभूति है तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि ये इसका संबंध किसके साथ होगा, दुख के साथ ही होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति दुखी है, ठीक, दुखी है, आपने देखा, अब आपने कभी उस दर्द को फील नहीं किया है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने देखा होगा कि कोई एक दंपति है और एक वाइफ उसकी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के टाइम में उसको देख रहा है कि वो कितना पेन में है, बट उसने कभी उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वो उस चीज को देख करके मतलब उसके अंदर वो भाव आ रहा है कि कितना परेशान है। उसके लिए उसको कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक करुणा उत्पन्न हो रही है उसके मन में, उसके मन में एक कहीं ना कहीं भाव ऐसा आ रहा है कि वो कितने दर्द में है, वो सच में वो बहुत दर्द में। जब ऐसे भाव अंदर मन में आए तब, लेकिन वो उसको फील नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उसने कभी वो दर्द झेला नहीं है। तो जो इंसान, ऐसा इंसान जिसने कभी कोई चीज फेस ना की हो, उसके बाद भी वो किसी दूसरे की सिचुएशन को देखने के बाद उसके दुख में सहभागिता करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ये सिंपैथेटिक पर्सन है। मतलब उसके अंदर सहानुभूति का मूल्य है। बट सहानुभूति में एक चीज ध्यान रखिए, उसने उस चीज को फेस नहीं किया है, लेकिन एम्पैथी वाले ने फेस किया हुआ होता है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा मन स्थिति को समझ पाता है।
ठीक है, किसी पेड़ की, किसी प्राणी की, किसी मनुष्य की, है ना, या किसी पशु की, किसी का भी भाव को अगर समझ ले, उसके दुख को समझ करके ये इस चीज को एक्सप्रेस भी कर सके कि वो बहुत दुख में है, बहुत चीजें, तो ये इसका मतलब है कि आप सहानुभूति दिखा रहे हैं। लेकिन अगर वो इंसान जो उसकी स्थिति को पहचान करके अपने अंदर वो फील लाने लगे कितना दर्द में होगा वो एम्पैथेटिक है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, मन स्थिति को पहचानता है, या मन स्थिति क्या है, उसकी सिचुएशन को, स्थिति को, मन स्थिति नहीं, यहाँ पर सही शब्द होगा, यहाँ पर उसकी स्थिति को समझाना। यहाँ पर मन है, यहाँ पर स्थिति है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। अब तीसरा इससे भी ऊपर का वर्ड आता है करुणा। जब हम किसी दूसरे की सिचुएशन को देख करके, इसका भी संबंध दुख से ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाए, खैर दुख में ही करुणा उत्पन्न ज्यादा होती है। सुख के केस में तो रेयरेस्ट है कि कोई सुख से भी दुख हो, कभी कभी रोने लगते हैं, बट करुणा एक्चुअली किसी के दुख में ही होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक हम एग्जांपल देते हैं कि कोई एक, आप मान लीजिए कहीं गवर्नमेंट जॉब में है और आपकी ड्यूटी लगी हुई है, और कहीं एक जो है पीड़िता है, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया, वो बहुत दर्द से पड़पड़ा रही है, बहुत परेशान है वो है। अब आप भी कभी, आपने भी, आपके भी घर या कभी कुछ किसी भी जानने वाले में ऐसा कोई सिचुएशन हुई है। अब उस केस में क्या होगा कि आप उसकी स्थिति को समझ पा रहे हैं, उसके दर्द को देख रहे हैं, अपनी मन स्थिति में उसकी मन स्थिति समझ पा रहे हैं, अपने मन में पूरे भाव ला पा रहे हैं। लेकिन उससे भी ऊपर की सिचुएशन है कि आपके अंदर भाव आ रहे हैं, आप उसकी पूरी स्थिति समझ रहे हैं, और उस भाव के आते आते जब आपके आंख से आंसू निकल आए, आपके अंदर करुणा का भाव, करुणा का मूल्य इतना ज्यादा हो जाए कि आपके आंख से आंसू निकल आए, इसका मतलब आप अब एम्पैथी से भी एक स्टेप ऊपर है। मतलब आपके अंदर कंपैशन का मूल्य आ चुका है, आपके अंदर करुणा का मूल्य आ चुका है। और वैसे भी करुणा में क्या होता है कि करुण रस की प्रधानता है, और करुण रस सारे 9 रसों में जो वीरभूति थे ना, आपके एक कवि थे, उन्होंने हमेशा ये बताया कि करुण रस जो 9 रसों में श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, 9 रसों में श्रेष्ठ माना जाता है करुण रस। ठीक है, तो ये 9 जो रस है उसमें श्रेष्ठ माना जाता है, 9 रसों में श्रेष्ठ माना जाता है। अब तो करुण रस, करुणता एक स्टेप और ऊपर हम लोग पहुंच गए, है ना, कि हमने किसी को देखा और देखने के बाद, उसके कष्ट को देखने के बाद हमारे अंदर से ऐसी अंदर द्वंद हुआ, ऐसी स्थितियां, ऐसे हार्मोनल चेंजेस हुए कि हमारे मन से अपने आप आंसू निकल रहा है उसको देखते हुए। वो सिचुएशन जो होती है वो कंपैशन की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट और एक ऊपर बात है, वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस, ये तो सारा हो गया कि हमें किसी को देख करके दया आ रही है, भाव आ रहा है, मन स्थिति जग रही है, हम उसके दुख को समझ पा रहे हैं। एक सिचुएशन और है इससे भी ऊपर। अब मान लीजिए कोई आपके सामने ऐसा बंदा है जो आपके लिए, आपके सामने लाठी लेके खड़ा है आपको मारने के लिए, या आपको मारने के लिए जहर लेके खड़ा है। ठीक है, उस सिचुएशन में भी अगर आपको उसके अंदर उसके लिए सद्भाव आ रहे हैं, उसको लेकर के अच्छे भाव आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके अंदर सहिष्णुता का भाव भी आ गया है, जो आज तक के इतिहास में सुकरात को ही माना जाता है ना। जो मतलब विरोधियों के लिए भी, जो सामने विरोधी हैं, विरोधियों के लिए भी सद्भाव आना, जिसके मन में आने लगे, विरोधियों के लिए भी सद्भाव उत्पन्न होना। तो वो जो सिचुएशन होगी वो काहे की होगी, टॉलरेंस की होगी। मतलब अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपका कोई दुश्मन भी है, उसके लिए भी आप अच्छा सोच रहे हैं। इट मीन्स कि आपके अंदर सहिष्णुता का भाव आ चुका है। अब आप किसी के लिए भी गलत विचार, अनैतिक विचार, बुरा सोचना नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ये एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन एंड टॉलरेंस। ये मूल आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, और ये मूल एक दिन में नहीं आते। ये टॉलरेंस के मूल एक दिन में नहीं आएंगे, कई दिन प्रयास करेंगे, कई सालों प्रयास करेंगे, तब ऐसे भाव आते हैं। और जिसके अंदर भी ऐसे भाव आ गए वो सबसे सुखी मनुष्य पाया जाता है, क्योंकि उसका कोई दुश्मन ही नहीं होगा। तो दुश्मन होगा भी उसके लिए भी अच्छा सोच रहा है, तो एक दिन वो दुश्मन भी उसके लिए अच्छा ही सोचने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे भाव अपने अंदर जरूर लाइए। कोई परेशानी में है, आपके साथ काम करने वाले कलीग हैं, समाज में कोई परेशानी में, तो उसके लिए सहानुभूति से ज्यादा अच्छा समानुभूति लाइए। कोशिश करिए कि उसका जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा हेल्प कर सकें, कोशिश करिए कि कर लीजिए, और सबके साथ एक अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ही सुनिश्चित आप कर सकते हैं।
किसी के साथ आप गलत करके, गलत सोच के बहुत दिनों तक सरवाइव करना मुश्किल रहता है किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर देखिए करुणा लिखा है ना, ये करुणा और दया में अंतर होता है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि करुणा किसी के ऊपर दया कर रहा है तो वो भी करुणा का ही भाव है। करुणा और ये लिखा हुआ है दया, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम नहीं है। क्योंकि दया का मतलब होता है किसी के ऊपर कहीं ना कहीं उस दया उसके ऊपर की जाती है जिसको हम लोग असहाय समझते हैं। तो दया किसके केस में की जा रही है? असहाय जो होगा, जिसकी सहायता खुद से वो नहीं कर पा रहा है, उसको आप सहायता कर रहे हैं, उसको देख कर दया कर रहे हैं, उसको देख करके आप कुछ उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये असहाय के केस में। लेकिन ये क्या है, ये सभी के लिए हो सकता है, ठीक है। असहाय या गैर असहाय है जो अपने लिए कुछ कर भी सकता है बट आज ऐसी सिचुएशन में है, सभी के लिए ये भाव करुणा का उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्ड हमारा क्या? पेशेंस, ठीक। पेशेंस अगर हमारा आ रहा है, पेशेंस शब्द को हम लोग समझते हैं, पेशेंस शब्द है क्या, ठीक है। पेशेंस से पहले अगर हम ये समझ लें कि डेडिकेशन शब्द क्या है ना। पेशेंस से पहले हम एक वर्ड और समझ लेते हैं, डेडिकेशन। ये शब्द आपने सुना होगा, डेडिकेशन तो है ना। डेडिकेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, है ना, दृढ़ निश्चय। डेडिकेशन का क्या मतलब हुआ? दृढ़ निश्चय। अब दृढ़ निश्चय का मतलब क्या हो गया, ठीक, ये भी समझिए कि आप दृढ़ निश्चय ये शब्द यहाँ पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका मतलब ये होता है, डेडिकेशन का मतलब कि अगर आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग रहे हैं, ठीक, किसी भी लक्ष्य, वो दूरगामी है या जल्दी मिलने वाला, दूर मिलने वाला, अगर आपने ये अपने अंदर दृढ़ निश्चय करा नहीं, दृढ़ निश्चय का मतलब कि ये निश्चित कर लेना, बिल्कुल अपने अंदर दृढ़ता मतलब बलपूर्वक या ये 100% मान लेना या ये निश्चित कर लेना कि हम जो लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं वो लक्ष्य को हम पाके ही मानेंगे, मतलब उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना कि हम नहीं भी पा सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो डेडिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए 100% श्योर होना, ठीक है। पाने के लिए 100% श्योर और उससे रिलेटेड श्योर और अकॉर्डिंग उसके मेहनत करना, उसी के अकॉर्डिंग प्रयास करना, ठीक है। तो ये आपका प्रयास करना, ठीक। तो ये आपका डेडिकेशन वर्ड का मतलब हो गया। अब हम लोग अगला वर्ड देखते हैं, पेशेंस क्या होता है। अब पेशेंस शब्द का मतलब जो यहाँ पर है उसका ये मतलब हुआ, पेशेंस तो समझते होंगे, पेशेंस का मतलब क्या होता है? संयम, है ना, संयम। अब संयम कौन कैसे रखेगा? संयम रखने का मतलब ये कि अगर लॉन्ग टर्म लक्ष्य है आपका, आपको लग रहा है कि इस कंपनी में हमें लंबे समय तक सर्वाइव करना है या किसी कोई ड्रीम कंपनी उसमें आपको जाना है, ठीक है, तो आपको लगातार संयम के साथ, संयम मतलब ये नहीं कि धैर्य खो देना है कि हमारा लक्ष्य ये था, अब लक्ष्य हम नहीं पा रहे हैं तो हम उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं। वो छोड़ के किसी और लक्ष्य की तरफ नहीं जाना है आपको। सिर्फ अगर आप एक ही उस पे डटे रहते हैं कि अगर आपका मान लीजिए टारगेट जो भी है, अगर आप टारगेट पे, है ना, टारगेट पर धैर्य रखते हैं कि हमें ये टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, धैर्य रखना, ठीक है, टारगेट पर धैर्य रखते हैं, तो आप क्या है, आपके अंदर पेशेंस का मूल्य है, ठीक है। ये सब मूल्य हैं कि आपके अंदर ये चेक कर सकते हैं कि क्या हम अपने बार बार टारगेट चेंज तो नहीं करते रहते हैं, हम चीजें अपने बदलते नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये मूल्य नहीं है या आपके अंदर ये डेडिकेशन का मूल्य नहीं है अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर डेडिकेटेड नहीं है, ठीक है, या निश्चय नहीं है, या आपके अंदर ये पेशेंस का मूल्य नहीं है, अगर आप लगातार आपका धैर्य खो रहा है, आप बदल रहे हैं चीजें अपने अपने, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पेशेंस का मूल्य नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है निरंतरता, ठीक है, निरंतरता। निरंतरता मतलब जितना प्रयास हम आज कर रहे हैं, है ना, आज जितना कर रहे हैं, आज प्रयास, सेम प्रयास जो है कल भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज हमने ज्यादा कर लिया कल कर लिया, मतलब निरंतरता के साथ आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए मतलब बराबर मेहनत डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। अगर आप ये ऐसा कर ले रहे हैं तो आपके अंदर परसिस्टेंस का मूल्य है। ऐसा मानते हैं फिलोसोफर कि अगर आप लगातार अपनी चीजों को, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सेम लेवल का प्रयास कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ परसिस्टेंस, आपके अंदर परसिस्टेंस का मूल्य है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं
परसिवियरेंस क्या है? परसिवियरेंस का मतलब होता है कि इसका क्या मतलब हुआ? परसिवियरेंस का मतलब हुआ कि जितने भी अभी हमने मूल्य बताए, चाहे वो डेडिकेशन मूल्य हो, ठीक है, डेडिकेशन के मूल्य के साथ प्लस, ठीक है, पेशेंस के मूल्य के साथ, ठीक है, प्लस क्या हुआ तीसरा, परसिस्टेंस के मूल्य के साथ, ठीक। अगर इन तीनों मूल्य के साथ हम लगातार इन तीनों मूल्यों को अपने अंदर संजो करके, इन तीनों मूल्यों को ध्यान में रख करके अगर हम इन तीनों मूल्यों के आधार पर, इन तीनों मूल्यों के साथ चलते हुए अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, तो हमारे अंदर किसका है? हमारे अंदर परसिवियरेंस का मूल्य है। इसका मतलब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब इन तीनों मूल्यों को अगर हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं कि हम लगातार अपने लक्ष्य में दृढ़ निश्चय भी रख रहे हैं, हम पेशेंस भी बनाए हुए हैं और हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, सेम प्रयास लगातार कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर परसिवियरेंस का मूल्य है। नेक्स्ट वर्ड आता है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, है ना, फोर्टिट्यूड का मतलब हो गया कि मतलब विरोधी सिचुएशन हो, ठीक है, विरोधी मतलब कहा जाए कि या आपके हिसाब से, ठीक है, या अनैच्छिक सिचुएशन हो, आपकी इच्छा के हिसाब से ना हो, सिचुएशन पे अगर आप पेशेंसफुली काम कर रहे हैं, धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है धैर्य के साथ काम करना। आप अगर अपनी जो है धैर्य के साथ काम कर रहे हैं किस सिचुएशन में, आप अगर आपके नेगेटिव सिचुएशन है, अगर आपका जो सिचुएशन है वो आपके हिसाब से नहीं है, आपके विरोध में है, उस समय भी अगर आप जो है धैर्य बना करके अपनी सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर फोर्टिट्यूड का मूल्य है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कमिटमेंट और डेडिकेशन में क्या है अंतर या क्या वो है, तो कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट का मतलब हो गया कि किसी चीज का कहीं कहा जाए कि निश्चय कर लेना, ठीक, निश्चय करना। तो कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र के प्रति, है ना, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, ठीक है, लक्ष्य के प्रति, ठीक, या घर के प्रति, ठीक। अगर इन सारे आधारों पर, इन सारे उसमें जो है अगर आप इन सारे आधारों पर अगर आप दृढ़ निश्चय हो करके, है ना, अपने लिए, अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, लक्ष्य पर जो है हर चीज दांव पर लगाने को तैयार हैं, दैट मीन्स कि आप कमिटेड हैं इन सारे उस पर हैं, मतलब इन सारे आधारों पर आप कमिटेड हैं। मतलब अगर आप राष्ट्र के लिए जान लगाने को तैयार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी हद तक जा करके काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कमिटमेंट का मूल्य है। आपके अगर धर्म पर, समाज पर, लक्ष्य पर, घर पर, किसी पर भी जा करके इस मतलब अगर आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से अपने इसकी रक्षा करने के लिए, इसको पाने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, अगर आप कुछ भी करने को तैयार हैं, इट मीन्स आपके अंदर कमिटमेंट का मूल्य है। नेक्स्ट क्या है? डेडिकेशन। डेडिकेशन का मूल्य क्या हुआ? डेडिकेशन क्या है? कमिटमेंट का एक और एक्सट्रीम लेवल है। अगर आप जो है इन जितने भी हैं, ये राष्ट्र है, धर्म है, समाज है, लक्ष्य है, घर है ना, या परिवार है, जो भी है, मतलब अगर इन लोगों पर या इन सारे आधारों पर अगर आप अपने आप को न्यौछावर कर दे रहे हैं, आप पूरी तरीके से समर्पित कर दे रहे हैं, इट मीन्स आपके अंदर डेडिकेशन का मूल्य भी है। अगर आप पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दे रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से समर्पित कर दे रहे हैं, तो आपके अंदर डेडिकेशन का भी मूल्य है। तो इसका ये समझाने का मतलब ये हुआ कि आपको भी कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के प्रति, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति कहीं ना कहीं कमिटेड होना चाहिए, और एक लेवल के बाद आपको डेडिकेटेड हो जाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने घर, अपने लक्ष्य के साथ कोई भी अनैतिकता नहीं करेंगे। हम उसको पाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम जान लगा देंगे और अपने समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, अपने कल्चर को, जहां काम कर रहे हैं, अपनी वर्किंग जो प्लेस है उसको बेहतर बनाने के लिए हम अपना जान लगा देंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने सारे मैक्सिमम कंसेप्ट्स जो भी थे वो लगभग खत्म कर लिए हैं। फिर भी कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होंगे जो बचे होंगे और जो आगे कराने लायक लगेगा, वो हम आपके एग्जाम से पहले आपके सारे क्वेश्चन, आपके सारे जो भी मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हम कराने का हमारा जो आपके साथ कमिटमेंट है, वो हम फुल्ली डेडिकेटेड होकर के आपके साथ कंप्लीट करके ही उसको सांस लेंगे, ठीक है। और लगातार जो भी आपके पास क्लासेस जा रही हैं उसको जरूर देख लीजिए। आप फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर क्लासेस देख लीजिए, सेकंड ईयर की देख लीजिए,
सारी क्लासेस आप देख लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।